अगला लिखो। ओके, चुप तो रह जाएंगे। ये क्या है कि टाइम का बहुत फायदा उठाते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार चल रहे थे ना अपने। अगला प्रकार कौन सा है? आ जाओ आ जाओ। अरे कुछ पर्सनल बातें भी होती है। मैं बताओ बताओ। हैं? नहीं होती है? कल्चर वाले सर ने कहा मैं पर्सनल बातें नहीं कर सकता हूं। सार्वजनिक स्थल पर? किसने कहा यह सार्वजनिक स्थल है? अरे निर्मल सर का है। किसने कह दिया सार्वजनिक स्थल है तुम्हें? हैं? आपको पता होना चाहिए। फिर क्या पर्सनल रहेगी? फिर तो बातें ही सार्वजनिक हो जाएगी। शुरू करें? चलो तो आप पहले कहते थे, तुम पहले शुरू कर देते। लिखो अगला व्यक्तित्व का प्रकार। व्यक्तित्व का प्रकार। पहला कौन सा था? दूसरा? तीसरा? तीनों किसके आधार पर है? क्या मान्य है क्या वर्तमान में? नहीं। मतलब इनके अनुसार बताए गए वर्गीकरण के अनुसार वर्तमान की दुनिया फिट नहीं बैठ रही है। शरीर के आधार पर आप लोग ये पता नहीं लगा सकते कि उसे गुस्सा आता है या नहीं आता है, वो उदारवादी है या नहीं है, वो सामाजिक है या नहीं है। नहीं लगा सकते ना। वो किस प्रकार का है वो शरीर के आधार पर आप लोग पता नहीं लगा सकते, इसलिए ये मान्य नहीं। लेकिन एग्जामिनर पूछता है हमें, क्योंकि वर्गीकरण तो दिया है ना। और फिर दूसरी बात यह है कि अगले वर्गीकरण जो मान्य होंगे उनका ये क्या गारंटी है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। इसलिए वर्गी एग्जामिनर हमें ये भी पूछता है और वो भी पूछता है। अगला आप लिखो, किसके अनुसार? युंग या जुंग के अनुसार? युंग या जुंग के अनुसार? युंग या जुंग के अनुसार। कितने प्रकार बताए इन्होंने? लिखो, 2 प्रकार। 2 प्रकार। युंग या जुंग ने 2 प्रकार। अब एक बार है ना, लिखना नहीं है, देखना है। अच्छा, एक तो कौन सा बताया है? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी को तो क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। और एक कौन सा बताया है?
बहिर्मुख को क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। एक तो इंट्रोवर्ट हो गया, एक कौन सा हो गया? एक्सट्रोवर्ट हो गया। अच्छा मुझे बताइए अंतर्मुखी कुछ गुण बताइए आप लोग। एकांत प्रिय क्या होता है? शांत स्वभाव, ये जरूरी नहीं है। एकांत प्रिय और कम मिलनसार, कम मिलनसार, और बताओ? स्वार्थी और बताओ? शर्मिला, वेरी गुड, शर्मिला स्वभाव होता है। संकोची, संदेही, संदेही, शर्मिला, संकोची, संदेही, और बताओ देखें। नहीं, रूढ़िवादी तो मान लो, रूढ़िवादी और असामाजिक नहीं यार, सामाजिक नहीं होता है लेकिन असामाजिक नहीं होता है, समझ पा रहे ना? एक तो होता है सामाजिक, एक होता है असामाजिक, उन दोनों के बीच में है कि न्यूट्रल शून्य। इसका मतलब है सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि असामाजिक है तो असामाजिक तत्व बन जाएगा, समाज के विपरीत कार्य करेगा, ऐसा संभव नहीं है। मैं इसको ये कहूंगा कि सामाजिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सामाजिक नहीं होता है। और साथ में ये कहूंगा उदारवादी भी नहीं होता है, उदारवादी नहीं होता है, उदारवादी नहीं होता है। और है अंत्यक्रिया करने में ऐसे असमर्थ, असहज, हाँ असहज, मतलब संकोची होगा तो असहज हो गए हो। अच्छा एक इसके एक होता है ये कर्तव्यनिष्ठ, क्या होता है? कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा ना, कर्तव्य परायण। एक शर्मिला तो है तो असहज अपने आप ही हो जाएगा भाई। कम बोलने वाला, इसको ऐसे कहें कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। और अंत्यक्रिया करते समय क्या रहेगा? ये असहज महसूस करेगा और अपनी वस्तुओं के प्रति, अपनी वस्तुओं के प्रति सजग रहेगा, प्रति सजग रहेगा। और कुछ याद आ रहा है? हैं? सैद्धांतिक हो सकता है ये। कैसा हो सकता है? सैद्धांतिक हो सकता है। हैं? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है भाई, पहुंच रही है क्या आवाज? हाँ अब सुनो ध्यान से। इसने बताया कि एकांत प्रिय होता है, इसका मतलब अकेला रहना पसंद करेगा। क्या करेगा? अकेला रहना, सभी के साथ मिलकर रहना पसंद नहीं करेगा। कहीं भी रहेगा नहीं, किसी भी हालत में, तो ये लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, ये अकेला ही रहेगा। हम तो सामान्यतः स्कूल चाइल्ड की बात करते हैं। स्कूल में भी आपके शायद आपके जीवन में आपके कुछ ऐसे साथी होंगे जो कोई बहुत ज्यादा दोस्ती वोस्ती किसी से नहीं रखते थे। मुश्किल से उनका एक दोस्त होता था या ज्यादा ज्यादा दो दोस्त, और वो दोस्त भी उसके गुण के होते थे, उसके लक्षणों के होते थे, उसके गुण मिलते थे उसमें। कभी भी वो ज्यादा दोस्ती नहीं रखते थे, कभी भी सामूहिकता में रहना उनको पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनको शर्मिले स्वभाव, उनको शर्म आती है। अंतर्मुखी को क्या आती है? शर्म आती है, इसलिए वो अकेले ही रहते हैं। कभी भी जब इंटरवेल होती थी तो बाकी वाले लोग जो होते थे ना, वो तो खेलते हैं, बाकी वाले बच्चे तो सब सामूहिक खेलते, वो कहीं अकेला बैठता था जाके, कहीं पेड़ के नीचे, और उसकी जगह भी फिक्स होती थी। रोजाना एक ही जगह जाके बैठता था, और कई बार जब वहां जगह पर कब्जा कर लिया जाता किसी दूसरे के द्वारा, तब जगह चेंज कर लेता था। दूसरे को नहीं कहता था कि भाई मेरी जगह क्यों बैठ गया, जाके जगह चेंज कर लेगा। एक ही दृष्टिकोण से जीवन जिएगा, आएगा। कोई ज्यादा उसको दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, सैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक मतलब आएगा, मतलब आएगा, स्कूल ड्रॉप नहीं करेगा। गर्मी है, सर्दी है, उसने प्रण कर रखा है कि नहीं स्नान करके जाना है, मतलब जाना है, स्नान करके ही आएगा। सैद्धांतिक, उसके सिद्धांत बड़े पक्के होते हैं। फिर ये कम मिलनसार तो होता ही है,
ज्यादा मिलने जुलने में मजा नहीं आता इसको, ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कहीं शादी विवाह के प्रोग्राम में, वैसे तो जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। यदि बाई चांस जाता भी है, इसको मजबूरी भी हो जाती है जाता है, तो ऐसा नहीं कि सबसे मिलके आए भाई, जो है वहां पर सबसे मिलके आए भाई, नमस्कार राम राम हम आए हैं, कोई मतलब नहीं। पीछे से जाएगा अपना, सीधा प्लेट उठाएगा, खाना जरूरी नहीं वो पूरा मिल रहा है उसे, जहां से मिल रहा है ना, जितना मिल रहा है उतना खाना खा के अपने वापस चुपचाप आ जाएगा। बोलेगा नहीं, बोलना बहुत कम पसंद होता है इसको, बोलता नहीं है। घर में भी अकेला रहेगा, किसी से बोलता नहीं है, कितना ही बतला लो, क्लास में तो बोलेगा ही नहीं। क्लास में तो इसको खड़ा करके उस स्थिति में कहें कि खड़ा हो, सवाल बता, इसको चाहे सवाल आ रहा है उससे मतलब नहीं है, नहीं बोलेगा। कुछ भी कर लो नहीं बोलेगा। सामने बुलाओगे ना, सामने आ जाएगा, डंडे दोगे डंडे खा लेगा, उससे ज्यादा कहोगे ना बोल तो रोने लग जाएगा, बोलेगा नहीं। समझ पा रहे? बोलता नहीं है, कम मिलनसार होता है, कम बोलने वाला होता है। शर्मिला तो है ही, शर्म बहुत आती है इसको। किसी से बात करता है तो ये सीधी नजर से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता है, शर्म आती है। जब खड़ा भी होता है ना, तो खड़ा हो गया तो खड़ा ढंग से नहीं रह सकता है, फिर यहाँ खड़ा सीधा सामने नहीं रह पाएगा, नजरें नहीं मिला पाएगा ये किसी से। टीचर से तो मरे ही, मतलब ही नहीं है कि टीचर से नजर मिला ली हो इसने कभी। बहुत शर्मिला, बहुत संकोची होता है, संकोची संदेही होता है। संदेही मतलब इसको डाउट रहता है हमेशा, डाउटफुल होता है इसको, डाउट बहुत ज्यादा होता है इसको। संकोची होता है, रूढ़िवादी होता है। रूढ़िवादी मतलब जिस तरीकों पर चलता आ रहा है ना, उसी तरीकों पर चलता रहेगा, अपारंपरिक होगा, परंपरा को नहीं तोड़ेगा। जिस परंपरा पे चलता आ रहा है उसी परंपरा पे चलता आएगा। सामाजिक तो बिल्कुल ही नहीं होता है, समाज के कार्यों में तो जाना पसंद ही नहीं करेगा, कतई नहीं जाएगा समाज के कार्य, और जाएगा भी तो मजबूरी बस, जब उसकी मजबूरी होगी। अपना काम से काम और कोई लेना देना नहीं। घर में भी शादी विवाह होगा तो ऐसा नहीं पता लगेगा। घर में शादी विवाह हो गई ना, उसके बाद कुछ लोग तो बाद में बात करेंगे तो कहेंगे वो तेरा छोटा वाला भाई कहाँ था, आया हुआ नहीं था क्या? बोले नहीं यही था, बोले पता नहीं देखा ही नहीं उसको, वो अपने मस्ती में ही रहता है। अच्छा, ये सामाजिक उदारवादी बिल्कुल नहीं होता है। यदि ऐसे 2-3 भाई बहन है और इसकी चप्पल किसी ने पहन ली, इसके जूते पहन लिए, इसका शर्ट पहन लिया, क्या मजाल पहन ले, यदि पता लग जाए इसको तो मार्केट में, यदि मार्केट में खुलवा ले, खोल क्यों पहना मेरा, ऐसा हुआ है किसी के साथ? है ना? ये मान ले उनमें अंतर्मुखी के गुण है, वो उनकी गलती नहीं है। उनके गुण किस प्रकार के हैं? अंतर्मुखी प्रकार के हैं। मेरा कोट क्यों पहना, मेरा स्वेटर क्यों पहना, ये सारी कंडीशंस इनके साथ होती है। फिर इसके बाद में ये होता है उदारवादी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उदारवादी नहीं होता है, बिल्कुल भी 1% भी उदारवादी नहीं है। यदि आपका साथी है, आपके वो अंतर्मुखी है, इसने एक पेन यहाँ लटका रखा है, एक से लिख रहा है, आपका पेन खत्म हो गया तो आपने इधर उधर ढूंढा, कोशिश की, फिर आपने कहा यार तेरे पास 2 पेन दे दे। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले यार क्या पता मेरा खत्म होने वाला, देगा आधा ही बचा है। डाउट बहुत होता है इसको, उदारवादी होता नहीं है क्या अपने पड़ोसी से? अभी तो शर्म के मारे दे ही देना पड़ता है, वो अलग बात है। अरे दे भी देगा ना तो एक नजर से एक अक्षर लिखेगा, दूसरी नजर से उसको देखेगा, फिर एक नजर से फिर देखेगा। अरे मांग रहे होगे, पता लगा रहे होगे पड़ोसी का। कर्तव्य परायण होता है। कर्तव्य परायण का मतलब क्या होता है? अरे कर्तव्य निष्ठ होता है, अपनी ड्यूटी का पक्का होता है। इसको कह दिया ना तेरी ड्यूटी 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, 7 बजे का मतलब 7 बजे ही है, 1 मिनट भी कम या ज्यादा नहीं। 7 बजे आएगा तो 7 बजे आएगा ही। समझ पा रहे? कर्तव्य परायण होता है, बिल्कुल ड्यूटी का पक्का होता है। अंतर्मुखी जो होता है वो अंतर्मुखी ड्यूटी को ड्यूटी मानता है। वो कहते हैं इस क्लास में यदि वो पढ़ने आ रहा है, रोजाना आएगा तो रोजाना आएगा, 2 बजे आएगा तो 2 बजे ही आएगा, उससे लेट नहीं होगा वो कभी। और अच्छा, ये संकोची डाउट ही ज्यादा होता है ना, इसलिए कर्तव्य के प्रति बहुत, जैसे 2 बजे से क्लास है ना और इसको आने में 5 मिनट का समय लगता है ना ऑटो में, तो भी वो 1 घंटे पहले निकल जाएगा घर से। 1 घंटे पहले कहेगा लेट हो गया, लेट हो गया। वहां जाके स्टेशन पर खड़ा है, उसकी बस आने में भी आधा घंटा देरी है, तो भी वो उठ के देखेगा निकल तो नहीं गई है बस, निकल तो नहीं गई है, मुझे लगता है आज तो पक्की ही निकल गई है। मन ही मन सोचता, कहता किसी को नहीं है। कम बोलने वाला हो गया। अंत क्रिया करते समय असहज, मतलब आपस में बातचीत करते समय क्या रहेगा? असहज, पूर्णतः सहजता महसूस नहीं करेगा, इसको लगेगा यार कब पीछा छूटे इससे। और अपनी वस्तुओं के प्रति क्या रहेगा? सजग। अपनी, ऐसे का आपने कुछ बालक देखे होंगे, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कुछ बालक देखे होंगे जब स्कूल टाइम में होंगे, छोटे बालक हैं,
तो वो यदि छोटे बालक स्कूल टाइम में जो अंतर्मुखी प्रकार के थे, वो यदि इसके लिए भी जाते हैं ना, तो अपना बैग पीछे ही लटका के जाते हैं। अपनी वस्तुओं के प्रति बहुत सजग रहते हैं। ये समझ पा रहे हैं? ये उधर इसका दूसरा व्यक्तित्व कौन सा है? बहिर्मुखी। ये इसके विपरीत होता है। एकांत प्रिय मरे ही नहीं। एकांत तो 2 मिनट भी मन नहीं लगेगा, घुटन होने लग जाएगी, लगेगा यार आज जेल हो गई है, यार क्या कर दिया है। एकांत प्रिय नहीं, मित्र मंडली में रहता है। कैसे रहता है? आते ही मित्र मंडली पूरी बना लेगा। जाएगा ना मित्र मंडली में, इसके लिए भी उसको 5-4 लोगों को साथ लेके जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मित्र मंडली में होगा। अच्छा, बहुत ज्यादा अत्यधिक शादी पार्टियों का शौकीन होता है। जहां मिनक इकट्ठे होते हैं ना, वहां तो बीच में रहता है। वहां तो बीच में रहता है, बहुत बोलने वाला होता है। उल्टार सुल्टार चलता ही रहता है, इसको कुछ पता नहीं है। जहां बात चल रही है अमेरिका की, तो अमेरिका की शुरू कर देगा। जापान की चल रही, जापान की शुरू कर देगा। मतलब ऐसा दर्शाएगा जैसे बस सब कुछ जान रहा है। बहुत बोलने वाला होता है ये। मित्र मंडलियों में रहना। शादी पार्टियों का बड़ा शौकीन होता है। खाने पीने का तो गजब का ही शौकीन होता है। खाने पीने का ही शौकीन होता है। मस्ती से अपने बोले यार पार्टी दे दे। यदि किसी ने मान लो चप्पल नहीं लाया 35 रुपए की, तो कहेगा पार्टी दे दे। और जबरदस्ती उसे पीछा लग के पार्टी ले ही लेगा। अगले के खर्चा 100 रुपए का करवा देगा। सामान अगले ने 35 रुपए का खरीदा है, तो भी पार्टी ले लेगा ये। है ऐसा होता है ना। मेरे प्रिंसिपल सर है स्कूल में, वो इस मामले में ठीक है। जब भी कोई नई ड्रेस भी पहन के आता है तो बोले पार्टी दे दो। पार्टी 4000 रुपए पर पड़ती है। यूनिफॉर्म भले ही 1500 रुपए की लाया होगा, दे दो पार्टी। हाँ, और एकांत प्रिय, अधिक मिलनसार। अच्छा, स्वार्थी का तो मतलब ही नहीं है। निस्वार्थ भाव से काम करता है। काम या तो करेगा, नहीं करेगा तो निस्वार्थ भाव से। चलती गाड़ी में ये चौधर ले लेगा अपनी, चल रही है ना, बीच में कोई दूसरे की समस्या आई है ना, इसको पता लगा है ना, भाग के कहेगा भाई भाई बेटा है ना, भाई समाधान करेगा इसका है। हाँ, ये अपने आप ही ले लेगा। इसे कहते हैं उड़ता तीर लेना। उड़ते तीर बहुत लेता है ये बहिर्मुखी वाला ना। कई बार फिर गले में आ जाती है। संभाल लेगा, बोले कोई नहीं संभाल लूंगा। अच्छा, ये जो होता है ना, ये इसके और विपरीत है। चले शर्मिला संकोची, मतलब ही नहीं है, मदारी बन के रहेगा। मदारी समझते हो? इसका कोई बेइज्जती वेस्ती वाला कोई फील नहीं होता है इसे। जैसा है ना वैसे ठीक है। अच्छा, ज्यादा लोड नहीं लेता है। एक तरफ से ये शर्ट बाहर निकला हुआ है, एक तरफ से ये पांचा फटा हुआ है, कोई चल रहा है, बोले ठीक है। अच्छा, ये संकोची संदेही, मतलब ही नहीं उठता है, पैदा ही नहीं। विश्वास बहुत ज्यादा होता है और बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। रूढ़िवादी नहीं, परिवर्तनवादी होता है। परिवर्तन बहुत जल्दी कर लेता है। सामाजिक, पूर्णतः सामाजिक होता है। सामाजिक कार्यों में तो ये आगे रहेगा। गांव में मंदिर का कार्यक्रम है, ये स्कूल में पढ़ रहा है, 10-15 दिन पहले से पता कि 15 दिन बाद में मेला है, 15 दिन पहले से ही वहां जाना शुरू करेगा। पूरा लोड लेगा कंप्लीट, पूरा मंदिर का काम इसके ही। फिर लास्ट में जिस दिन मेला होगा उस दिन 2-3 दिन तो घर ही नहीं आएगा। 2-3 दिन तो वहीं रहेगा ना, पूरा काम करवाएगा ना। इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर। इसको लग रहा है बस मैं हूं तो मेला चल रहा है, बाकी तो मेला बंद हो जाता है। यही कहता। ये उदारवादी, शुद्ध रूप से उदारवादी होता है। शुद्ध रूप से उदारवादी। यदि इसके पास पेन एक ही है जिससे वो लिख रहा है, पड़ोसी का पेन खत्म हो गया, इसे पता लग गया कि वो पेन ढूंढ रहा है, बोले ये ले तू। बोले तू? और बोले मैं देखता हूँ, अभी कोई जुगाड़ करता हूँ। इधर उधर ढूंढेगा, कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा तो फिर वो पड़ोसी कहेगा ले तू वापस ले लेता। बोले नहीं नहीं तू लिख, मैं देखूंगा, मैं फोटोकॉपी करवा लूंगा तेरे वाले की। इतना उदारवादी होता है ये। और वो बिल्कुल भी नहीं है। ये खूब सामाजिक। गांव में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम तो इसका तो पहले ही जाना होता है। ये तो पहले ही जाएगा। सामाजिक शादी विवाह है ना, आस पड़ोस में भी, जिसे कोई ज्यादा लेना देना ही नहीं है, कोई ज्यादा लेना देना नहीं, फिर भी वहां 3 दिन पहले से ही जाना शुरू कर देगा। लास्ट में तो घर वालों को लगेगा बस यही है तो काम चल रहा है। होता है ना। अब जैसे मान लो इधर खाने वाला कार्यक्रम चल रहा है, वहां से वो खाने की मिठाई विठाई वहां रखी हुई है, यहाँ लाके खाना खिलाया जा रहा है, उधर मेहमान बैठे हैं, तो ये जो चक्की वाली ट्रे लेके आएगा ना, सीधा नहीं आएगा, यूं आएगा इधर से, ताकि मेहमानों को पता लगे कि देखो काम कर रहा है। और चुपचाप थोड़ी आ जाएगा। तो एक यहाँ ट्रे ले रखे, अरे तो ए तू ध्यान कर रहे, तू इधर चल, तू सीधा चल, वहां ध्यान कर, तू वहां ध्यान कर। हाँ,
है दाल वाला कहाँ है, माहौल तो पूरा बनाएगा ये, पूरा माहौल, इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, माहौल बनाएगा। दोस्ती बहुत जल्दी क्रिएट कर लेता है ये। एक बार इससे मिल गए तो आपको लगेगा यार इससे, ये ऐसे साथ व्यक्ति नहीं है कोई, है दोस्ती इतनी जल्दी क्रिएट करता है ये। यहां मिला है ना, यहां दोस्त, दोस्त पहले से दोस्त नहीं है, आप यहां आके दोस्त हो गए। अब मान लो एक दोस्त है, उसके घर में मान लो बहन की, उसकी सिस्टर की शादी है, उसकी सिस्टर की शादी है, तो वो 15-20 एक दिन पहले चला जाएगा, इसको तो कह के जाएगा, तो ये पहले ही माहौल बना देगा, बोले हाँ बिल्कुल आएंगे भाई यार, यदि मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा, बोले यार कोचिंग क्लासेस तेरे खराब हो गई, बोले कोई नहीं यार और पढ़ लेंगे जिंदा रहेंगे तो। भाई के वो तेरी बहन है, मतलब मेरी बहन है, शादी कोई बार बार होती है, होनी है क्या, 5 दिन पहले ही पहुंच जाएगा। नया दोस्त आ रहा है, 5 दिन पहले ही नया दोस्त पहुंच रहा है, घर वाले कहते कौन है, घर वालों को परिचय करवाना नहीं पड़ता है, तो जाते ही शुरू हो जाता है, हेलो मम्मी कैसी है, हेलो पापा, चाचू, अंकल, बुआ, फूफा, जो भी है ना, वो सारे तुरंत प्रभाव से क्रिएट कर लेता है वहां, और 15-20 मिनट में तो सबसे रिश्ता ऐसा लगता है लोगों को जैसे पहले से ही मिला हुआ है, जबकि वो घर वाले पहली बार देख रहे हैं। 2 दिन में तो इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो अगले घर वाले वो चाबियां वाबियां खोल के इसको ही दे देते हैं, बोले तू ही संभाल, इतना परफेक्ट हो जाएगा वो। जब शादी होगी उस दिन दुनिया, उनके सारे रिश्तेदार आएंगे, रिश्तेदार सब देख देख के अचंभित होंगे, यार ये कौन है, ये कौन है, ये कौन आ गया, मतलब रिश्तेदारों को सारा पता है कि इनके कौन से रिश्तेदार है, कौन से दोस्त है, ये कौन है, तो सब कहेंगे ये गोलू का भाई, गोलू का दोस्त है, ये गोलू का दोस्त है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पता लग जाएगा कि मेरी बात कर रहे हैं, पहुंच जाएगा, बोले हाय कैसे हैं आप, बताइए कब पहुंचे, समस्या तो नहीं हुई आपको, आइए बैठिए, खाना खाए, खाना लीजिए, वो कहेंगे यार आदमी बड़ा गजब का है यार, इसी श्रेणी का व्यक्ति होता है। और सबको लगने लग जाएगा यार ये है ना तो ही शादी चल रही है, वरना शादी नहीं होनी है। अच्छा लास्ट में पूरा कंप्लीट करके, पूरा काम, अगले दोस्त की शादी है तो दोस्त की शादी को पूरा कंप्लीट करके दोस्त के साथ वापस वो एक बार जाते हैं ना ससुराल, वो जा झुके वापस आके वो देवातन दुखा के वो उनको लास्ट में सुहाग रात के लिए वो सुहाग हनीमून पे भेजता है। कहां भेजता है? हनीमून पे। टिकट करवा के बिठा के उसमें हाय हाय करके, ये भी बस नहीं चल रहा है उसका, यहां भी बस, यदि वो दोस्त कह देने कि आजा यार मेरे साथ ही चल ले है, साथ हो जाएगा। इतना बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अरे पूरा करता है यार, अधूरा नहीं छोड़ता है। और फिर अच्छा फिर वापस घर और जाएगा, स्टेशन पे बिठा के उनको हाई बाय करके फिर वापस घर जाएगा और जाके कहेगा चलो ठीक है तो पापा मैं चलता हूं, यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। वो गया ना, कोई नहीं, वो 15 दिन घूमने गया है, कोई बात नहीं मैं हूं ना, मुझे बता देना। वो कहेगा बेटा तेरे कोचिंग खराब हो जाएगी, बोले कोई नहीं पापा, कोचिंग आपसे बड़ी है क्या? ऐसी ऐसी उल्टी सीधी और बातें करके आएगा। उन्होंने इतना दिल में इतनी जगह करके आएगा। ये बहिर्मुखी प्रकार का व्यक्ति होता है। ये कर्तव्य परायण का तो थोड़ा कम ही बैठता है, इसके ड्यूटी का ये कम बैठता है, इसके ड्यूटी वाला कम बैठता है। 2 बजे क्लास में सोचता है यार चलेंगे रे, अभी तो टाइम है यार। 2 बजे रूम से निकलता है ना, फिर सोचता है यार थोड़ा अभी तो और टाइम पड़ा है यार, 15 मिनट लेट चले जाएंगे। अच्छा पहले वो क्या करेंगे, रिवीजन ही तो करवाएंगे। ये और सोच लेता है कि यार वो तो रिवीजन ही करवाएंगे, तो 15 मिनट बाद में चले जाएंगे, 20 मिनट बाद में चले जाएंगे। ड्यूटी वाला कम ही बैठता है, अपनी ड्यूटी को इसकी बहुत ज्यादा करता है। कर्तव्य परायण नहीं होता है, ये कर्तव्य की अवहेलना करता रहता है, क्योंकि इसको ड्यूटी में बंद कर रहना ठीक नहीं है। स्कूल में पूरा इसको रहना ठीक नहीं लगता है। ये बीच बीच में चौधर वाले काम सारे कर लेगा। ये कम बोलने का तो मतलब ही नहीं है। अंत्यक्रिया में तो अगले को ही असहज करता है, ये खुद नहीं होता है। खुद तो इतना बोलता है, असहज दूसरे होगा। अपनी वस्तुओं के प्रति सजग नहीं होता है, दूसरों की वस्तुओं के प्रति ज्यादा सजग होता है। अपनी खुद की वस्तुओं के प्रति उतना सजग नहीं रहता है। गांव में कोई कार्यक्रम है, डीजे बज गया मान लो गांव में, अचानक से डीजे बजा तो इसका जाना जरूरी है। ये स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन इसका जाना, इसको पता है कि यदि डीजे बजाया तो निश्चित रूप से मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। भाई छुट्टी नहीं मिलेगी मास्टर से, तो भाग जाएगा दीवार फांद के। दोस्त कहेंगे रे कल 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 पीटेंगे, पीटीआई जी पीटेंगे, बोले देख लेंगे। हाँ, 2-4 डायलॉग और देके जाता है। बोले वो मैं एक छोरा भागेगा, बोले मैं बाजिया जी को कह के आ रहा हूं अभी, बोले ठीक है तू जा, वो भाग जाएगा ये कह के। फिर पीछे से एक जना कहेगा अरे तेरा बैग तो ले जा, तेरा बैग, और बोले तू ले आना। वो कहेगा मैं तेरे बाप का नौकर हूं, मैं ले आऊंगा। बोले ठीक है फिर पड़ा रहने देना, कल काम आ जाएगा। अपनी वस्तुओं के प्रति ज्यादा इतना सजग
नहीं होता। जाते टाइम संभालता है क्या, पढ़ते टाइम वो किताब कहते हैं गुरुजी कहते हैं विज्ञान वाले निकाल, बोले बैग कहाँ है मेरा फिर वो बैग संभालता है। ये अपनी वस्तुओं के प्रति। और सैद्धांतिक नहीं होता है। सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो कोई नहीं, संडे टू संडे स्नान कर लेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सैद्धांतिक नहीं होता है। सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो यहीं से पढ़ लेंगे, 2-3 दिन रूम नहीं जाएंगे कोचिंग, सैद्धांतिक नहीं होता है। तो ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व बताया ना, ये व्यक्तित्व दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक मान्य यदि कोई व्यक्तित्व है ना तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी युंग का है। युंग ने बताया कि अंतर्मुखी क्या होता है और बहिर्मुखी। पिछली बार बताया था, पिछली बार एक सवाल आया था कि कर्तव्य परायण, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व है। ध्यान रखना है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, अपनी अपनी जगह दोनों बेस्ट है, क्योंकि कुछ गुण इसमें अच्छे होते हैं और कुछ गुण उसमें अच्छे होते हैं, कुछ गुण उसके इसके भी खराब है और कुछ गुण उसके भी खराब। लिखो तो युंग या जुंग के अनुसार लिखवाऊंगा मैं। आगे लिख लिया ना 2 प्रकार। पहले लिखो अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। आपने अपना आकलन तो कर ही लिया होगा, हैं? बहिर्मुखी में हाँ, नहीं कुछ कुछ तो है, सारे तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ तो है। बहिर्मुखी वाला देखो ज्यादा लोड नहीं लेता है, वो ज्यादा लोड इसलिए नहीं लेता है क्योंकि यदि किसी के मान लो पैसे उधार लिए ना इसने, वो पैसे उधार लिए, वो अगला कहेगा कि मैं यार कल चाहिएंगे मुझे, बोले ठीक है मिल जाएगा, फिर फोन नहीं उठाए तो नहीं उठाए, नहीं उठाए तो नहीं उठाए, आगे वाला सोचे वो तेरी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ सही पढ़ा है तूने, मैंने यही तो बताया ना। देखो ये कहा कि सर मैंने किसी एक बुक में पढ़ा है कि सेल्डन ने अपनी बुक एटलस ऑफ मैन में इसने 4 व्यक्तित्व को सर्वोत्तम माना है। सर इनमें से कौन सा सही मानना है, तो मैंने भी तो संतुलित व्यक्तित्व बताया ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार इन्होंने मिसो टाइप को सही बताया है, मिजो टाइप को ही बताया ना, सोमेटो टाइप को। लेकिन ऑप्शन में जब आपको मिलेंगे निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व सही है, तब 3 ऑप्शन में मिलेंगे, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मिसोमॉर्फिक, तब तो हो जाएगा मिसोमॉर्फिक। लेकिन जब ऑप्शन में मिले ना आपको 1-7-1-1, 1-7-1, 1-1-7, 4-4-4, तब तो संतुलित व्यक्तित्व कौन सा माना जाएगा भाई। यदि पहले वाले को आप लेंगे तो वो तो हो जाएगा एंडोमॉर्फिक, दूसरे वाले को आप लोगे तो हो जाएगा मिसोमॉर्फिक, तीसरे वाले को लेगे तो हो जाएगा एक्टोमॉर्फिक। जबकि संतुलित व्यक्तित्व कौन सा हुआ, 4-4-4। यही तो मैंने बताया, इसमें क्या दिक्कत होगी। अंतर्मुखी में लिखो, ऐसे डेस लगा के कोमा लगा के लिखते जाना ना, ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो। एकांत प्रिय, एकांत प्रिय, एकांत प्रिय, कम मिलनसार, कम मिलनसार, कम मिलनसार, स्वार्थी, स्वार्थी, शर्मिला, शर्मिला, संकोची, संकोची, संदेही, संदेही, डाउटी है ना, डाउटफुल होता है, डाउट बहुत होता है इसको। संदेही, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, कर्तव्य परायण के बाद कम बोलने वाला, दिख रहा है क्या। फिर अंतः क्रिया करने में असहज, अंतः क्रिया करने में
असहज, फिर लिखो अपनी वस्तुओं के प्रति सजग, अपनी वस्तुओं के प्रति सजग, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, सामाजिक एवं उदारवादी नहीं होता है, सामाजिक एवं उदारवादी नहीं होता है, सामाजिक एवं उदारवादी नहीं होता है, उदारवादी नहीं होता है। फिर उधर लिखो, अगला लिख लो बहिर्मुखी, नंबर 2 एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट में लिखो, लिखो मिलनसार, 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 मित्र मंडली में रहने वाला, मित्र मंडली में रहने वाला, शादी पार्टियों का शौकीन, शादी पार्टियों का शौकीन, दोस्त का दोस्त भी होता है ना तो भी चला जाएगा, शादी पार्टियों का शौकीन, खाने पीने का शौकीन, खाने पीने का शौकीन, परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी, आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी, अधिक बोलने वाला लिख लिया क्या? अधिक बोलने वाला, सामाजिक, उदारवादी, सामाजिक उदारवादी, है नेतृत्व करता, बिल्कुल नेतृत्व की भावना या नेतृत्व के गुण, नेतृत्व के गुण होते हैं इसमें, नेतृत्व के गुण, अपनी वस्तुओं के प्रति सजग का उल्टा असजग हो जाएगा क्या? अपनी वस्तुओं के प्रति असजग या सजग नहीं, ऐसे लिख लो, अपनी वस्तुओं के प्रति सजग नहीं होता है, हैं? और लापरवाही तो फिर नेगेटिव में आ जाती है, नेगेटिव भी तो नहीं है ना, अपनी वस्तुओं के प्रति सजग नहीं होता है। देखो अंतर्मुखी होगा ना, वो तो अपने कार्ड को गले में ही डाल के लाएगा या हाथ में पकड़ के लाएगा ढंग से, कहीं गिर नहीं जाए, और है अंतर्मुखी नहीं, इसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस का है, आत्मनिर्भर हो सकता है, आत्मविश्वासी नहीं होता, उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तभी तो संकोची होता है, तभी डाउटी होता है, ये आत्मविश्वासी होता है, इसके पास फुल कॉन्फिडेंस होता है, उसको कुछ भी आ रहा है ना, अंतर्मुखी को पेपर में कितना ही याद है ना उसे, तो ही पेपर जाते वक्त यही कहेगा कि यार मेरा तो कोई भरोसा नहीं, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। और ये जो होगा ना बहिर्मुखी वाला, इसको कुछ भी नहीं आ रहा है, 2-4 शब्द भी आ रहे हैं तो कहेगा मेरा तो हो जाएगा, पूरा क्लियर है अपना यही कह के जाएगा, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इसके पास, कभी नहीं कहेगा नहीं होगा,
नेगेटिवता होती नहीं है इसके बाद, है ना, नकारात्मकता होती नहीं है, सकारात्मक वैल्यू। लिख लो सकारात्मक, कोमा लगाइए, लिखो सकारात्मक। फिर लिखो सैद्धांतिक नहीं होता है, सैद्धांतिक नहीं होता है। सैद्धांतिक नहीं होता है। क्या आप में से कोई स्पष्ट अंतर्मुखी कौन है? अपने आप को कौन मान रहा है? होगा तो भी वो बताएगा नहीं अभी। नहीं नहीं है ना, ना पूरी अंतर्मुखी नहीं है। पूरी अंतर्मुखी होती है इतनी थोड़ी बोल जाती है, हैं? नहीं गणेश, अंतर्मुखी नहीं है, गेला हो सकता है, अंतर्मुखी नहीं है। है, एक मिली है ना। वेरी गुड। कितने लोग अपने आप को बहिर्मुखी मानते हैं? नहीं है, दोनों कंबाइंड है, बहिर्मुखी तो नहीं है। कौन है? नहीं, नहीं है। हाँ, बहिर्मुखी का कभी भी ईगो हर्ट नहीं होता है, क्योंकि बहिर्मुखी का ईगो होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब लिखो, अच्छा आपको लगा नहीं क्या यार ये गलत सा बता दिया यार? क्या सारे, यदि मैं इस क्लास में से छांटू तो कोई एक आध मुझे पूर्णतः अंतर्मुखी मिलेगा और एक आध ही मुझे क्या मिलेगा? पूर्णतः बहिर्मुखी मिलेगा। ये ऐसा उसको भी लगा। एक दो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था नॉर्मन, एक का नाम क्या था? नॉर्मन, और एक का नाम था याकोर। एक का नाम तो था नॉर्मन और एक का नाम था याकोर। इन्होंने इस युंग को कहा कि यार युंग तू कह तो आया, लेकिन इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति जो केवल अंतर्मुखी है या ऐसे व्यक्ति जो केवल बहिर्मुखी है, मतलब जो पूर्ण रूप से या तो अंतर्मुखी है, पूर्ण रूप से क्या है? बहिर्मुखी है, ऐसे व्यक्ति बहुत कम है, कुछ प्रतिशत लोग ही है। अधिकांश जो लोग है ना, उनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए इन्होंने, इन दोनों ने एक नया कारक जोड़ दिया, इसमें एक नया प्रकार जोड़ दिया, और वो कौन सा हो जाएगा? उभयमुखी। कौन हो जाएगा? उभयमुखी, मतलब एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, ये ना तो इंट्रोवर्ट होते हैं पूरे और ना ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। लिखो, नीचे नोट लगा के लिखो। लिखो, लिखो नॉर्मन एवं याकोर के अनुसार, नॉर्मन एवं याकोर के अनुसार नॉर्मन एवं याकोर के अनुसार नॉर्मन एवं याकोर के अनुसार इस दुनिया में, नॉर्मन एवं याकोर के अनुसार इस दुनिया में, इस दुनिया में कुछ प्रतिशत लोग ही, कुछ प्रतिशत लोग ही पूर्ण रूप से, कुछ प्रतिशत लोग ही पूर्ण रूप से या तो अंतर्मुखी होते हैं, पूर्ण रूप से या तो अंतर्मुखी होते हैं या बहिर्मुखी होते हैं, या तो अंतर्मुखी होते हैं या बहिर्मुखी होते हैं। जबकि अधिकांश लोग, जबकि अधिकांश लोग जबकि अधिकांश लोग दोनों के गुण धारण किए हुए होते हैं, दोनों के गुण
धारण किए हुए होते हैं, जिसको इन्होंने उभयमुखी की संज्ञा दी है। जिसको इन्होंने उभयमुखी की संज्ञा दी है। जिसको इन्होंने उभयमुखी की संज्ञा दे दी। उभयमुखी की संज्ञा यानी एम्बिवर्ट। बस हो गया युंग या जुंग के अनुसार। ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है ना, सवाल यहीं से बनने की संभावना रहेगी। अब देखो मैं थोड़े से बकवास और लिखवा देता हूं आपको, कुछ लोगों के अनुसार और लिखना है, अभी कंप्लीट नहीं हुए है ना। एक तो लिखो रोटर के अनुसार, रोटर 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 के अनुसार। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। लिख लो 2 प्रकार, सिर्फ नाम नाम ही लिखने हैं ना। एक होता है आंतरिक नियंत्रण वाला और एक होता है बाह्य नियंत्रण वाला, बाहरी नियंत्रण वाला। एक तो होता है आंतरिक नियंत्रण वाला, एक होता है बाहरी नियंत्रण वाला। एक तो आंतरिक नियंत्रण वाला, एक बाहरी नियंत्रण वाला। नहीं है, उसमें नहीं है, ये घोटाला वहां नहीं हुआ है। अच्छा 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो कौन से? एक कौन से? आंतरिक वाला का मतलब ये है कि जिसने, जो अपने आप के अनुसार चलता हो, अपने विवेक के अनुसार चलता हो, वो आंतरिक नियंत्रण वाला है। और जो बाह्य कारकों के कारण संचालित हो रहा हो, वो बाह्य नियंत्रण वाला है। अपना खुद का नियंत्रण कोई तो अपने आंतरिक गुणों के आधार पर करता है, कोई कौन से गुणों के आधार पर करता है? बाह्य गुणों के आधार पर करता है। जैसे ऐसे लोग मिले ना आपको इस दुनिया में कि ये लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे काम इसलिए करते हैं ताकि वो लोक लाज के कारण कर रहे हैं, श्रम के कारण कर रहे हैं, उनको लग रहा है पता नहीं दुनिया क्या कहेगी। तो वो लोग तो कैसे हो जाएंगे? बाहरी नियंत्रण वाले। और जो अपने अनुसार करते हैं ना, वो कौन से होते हैं? आंतरिक नियंत्रण। जैसे एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, इतना अंतर होता है इसमें। एक्सटर्नल जो आंतरिक, इंटरनल जो होता है वो स्वयं से प्रेरित रहता है, वो स्वयं के अनुसार ही करता है, उसको ज्यादा दुनिया का लेना देना नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आंतरिक नियंत्रण वाले हैं, जिन्होंने अपना नियंत्रण अपने अनुसार कर रखा है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे नौकरी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और कुछ लोग केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि दुनिया ये नहीं कहे, कम से कम पात्रता पास हो जाए, तो ससुराल वाले ये नहीं कहें कि फेल होके आ गई, क्या मतलब रहा। तो उनको कह तो सको ना कि कम से कम पात्रता तो पास हुई कि नहीं हुई, पात्रता तो पास हुई या नहीं हुई। नहीं, बड़ा 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 हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। रोटर ने 2 बताए, कौन से? एक आंतरिक नियंत्रण वाला और एक बाह्य नियंत्रण वाला। अगला लिखो, 1-2 नाम और लिखो। गीता के अनुसार, ये पड़ोस वाली नहीं, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन गीता के अनुसार है ना। किसके अनुसार? भारतीय दर्शन गीता के अनुसार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लिख लो, तो तीनों लिख लो। एक होता है सत्वगुणी, एक होता है रज्जोगुणी, एक होता है तमोगुणी। एक होता है सत्वगुणी, एक होता है रज्जोगुणी और एक होता है तमोगुणी।
तीन होते हैं ना, एक तो सत्तो, एक तो सत, एक रज और एक तम। अच्छा, सत्तो गुणी मतलब सात्विक होता है, आध्यात्मिक होता है, ईश्वर में विश्वास करने वाला होता है। सत्वगुणी वही तो होता है। नहीं, हम नहीं है उसका मतलब नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि होता है। सत्वगुणी कैसा होगा? आध्यात्मिक होगा, शुद्ध सात्विक होगा, ईश्वरवादी होगा, धर्म को मानने वाला होगा। वो व्यक्ति कैसा होगा? सत्वगुणी होगा। और रज्जोगुणी, राजसी गुणों वाला। रज्जोगुणी जो होता है ना, वो देखो, ये तो धर्म को प्रधान मानता है। किसको प्रधान मानता है? और ये कर्म को प्रधान मानता है। ये कर्म पे भरोसा करता है, ये किस पे भरोसा करता है? धर्म पे भरोसा, कर्म पे भरोसा करता है। साहसी होता है, वीर होता है, योद्धा होता है, वीर साहसी होता है। देखो, प्राचीन काल में जो अपने वर्ण बंटे हुए थे, उनमें ब्राह्मण वर्ण को सतोगुणी माना गया था, वो सतोगुणी युक्त थे। और जो क्षत्रिय समाज था, उसको रज्जोगुणी युक्त माना गया था। वो कैसा था? रज्जोगुणी। मतलब वो योद्धा होते हैं, सैनिक होते हैं, वीर होते हैं, साहसी होते हैं, राजसी गुण वाले होते हैं, बलिदानी होते हैं। और तम का मतलब होता है अंधेरा। ये सबसे निम्न गुणों वाले होते हैं, सबसे निम्न प्रकार के, नीच निकृष्ट प्रकार के, कमीन प्रकार के लोग होते हैं। किसके अनुसार? गीता के अनुसार। अच्छा, ये लोग होते हैं घमंडी, अवसादग्रस्त, आलसी, लीचड़। ये लोग कौन से होते हैं? ये तमोगुणी वाले होते हैं। अब हम कैसे हैं वो बता नहीं है। अपना अपना अपने अपने अनुसार करना है, बताना नहीं है मुझे। कहीं कोई बताने लग जाएगी सर नहीं मैं तमोगुणी में आता हूं। लिखो, 3 लिख दिए। इनके आगे एक एक बात लिख लेंगे ना, डेस लगा के। लिखो, ईश्वर, धर्म एवं आध्यात्मिकता में विश्वास करने वाला। 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 अगला लिखो, रज्जोगुणी में लिखो। लिखो, साहसी, वीर, साहसी, वीर, बलिदानी, योद्धा। साहसी, वीर, बलिदानी, योद्धा एवं कर्म में विश्वास करने वाला। एवं कर्म में विश्वास करने वाला। एवं कर्म में विश्वास करने वाला। क्या हुआ? वो गीत है क्या? मारो बालम थानेदार चलावे जिप्सी। हैं? जिप्सी जा रही है क्या? जिप्सी लेकर आते हैं? कौन सी जिप्सी है? सवारियां लेकर आते हैं वहां से? हैं? अकेली? 4 ही आते हैं। सवारियां लिया करो, बीच में एक एक दिन पीछे लटक जाया करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कॉम्प्लेक्स 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 कॉम्प्लेक्स। हैं? 10 रुपए सवारी रख लो, 4-5 बिठा लाओ, आगे बिस्किट खाओ, आराम से नमकीन खाओ। हैं? ब्रेक तो है क्या उसके? हैं? कौन चलाता है? ऐसा नहीं कभी कोई फोन पान आ जाए, बीच में मैसेज आ जाए, तू उधर देखने लगे, उतने में जाके नगले में गिरे। हैं? ध्यान रखना पूरा, नहीं तो पता नहीं कितने कितने मास्टरों को ले डूबेगी। चलो लिखो लिखो। अरे रुक जा, ए रुक जा, इतना भी एक्सट्रोवर्ट नहीं होना है। ध्यान रखती है ये, ध्यान रखती है पूरा। हैं? नहीं नहीं।
इतना जल्दी? अभी अभी बहुत जीना है। अभी क्या मोक्ष, अभी तो जीवन में आया, अभी जीवन में देखा क्या है, अभी तो बहुत जीना है। और मुझे लगता है अभी तो जीवन ऐसे चल रहा होगा जैसे थम जिंदगी जरा थम थम के गुजर, हाँ? यहीं थम जा, यहीं ठहर जा, थोड़ी सी जल्दी जल्दी जा रही होगी। कुछ तो ऐसे हैं जो है ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं, ये तमोगुणी प्रकार के हैं ना, वो तो ये सोच रहे हैं ये भगवान इससे अच्छा तो मर जाए तो ठीक है, इससे अच्छा तो ये जिंदगी नरक है, इससे अच्छा तो मरना ही ठीक है, क्यों आए हैं दुख पाने के लिए यहाँ। वो तो इस प्रकार के हो सकते हैं। लिख लिया कर्म पर विश्वास? लिख लो, तो इनको भी लिख लो, तमोगुणी को लिखो। आलसी, घमंडी, आलसी, घमंडी, अवसादग्रस्त, आलसी, घमंडी, अवसादग्रस्त। और वन वर्ड लिखना चाहो ना सबका, तो लिख लो लीचड़, एक शब्द में। अच्छा अगला लिखो, अगला लिखो भारतीय आयुर्वेद के अनुसार, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार, किसके अनुसार? भारतीय आयुर्वेद के अनुसार, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार। भारतीय आयुर्वेद कितने प्रकार हैं? भारतीय आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार। कौन कौन से हैं? वात, वात, पित्त और कफ। एक तो वात प्रधान होता है ना, एक पित्त प्रधान होता है, और एक कफ प्रधान होता है। व्यक्तित्व 3 प्रकार के होता है ना, एक वात प्रधान व्यक्तित्व है, एक पित्त प्रधान और एक कफ प्रधान। अच्छा आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना, वात पित्त कफ, चर्चा की थी, जिसके आज ही की थी, थोड़ी देर पहले ही तो कह रहा हूं, अभी हमने चर्चा की थी। और उसमें हमने वो तो हिपोक्रेटिस के अनुसार देखी, वो तो साइंटिफिक था, ये अपना ज्यादा साइंटिफिक नहीं मान सकते इसको, लेकिन ये हम ये मान सकते हैं कि भारतीय आयुर्वेद में अपने 3 दोष बताए गए हैं। कितने दोष बताए गए? दोष, त्रिदोष जिन्हें कहा जाता है, एक वात, एक पित्त और एक कफ। वात, पित्त और कफ, जैसे इनका क्रम है ना, उसी क्रम से ये व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। वात प्रधान व्यक्तित्व है ना, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व होगा। पित्त प्रधान है ना, वो मध्यम व्यक्तित्व होगा, मध्यम गुणों वाला होगा, वो श्रेष्ठ गुणों वाला होगा, ये मध्यम गुणों वाला होगा। और कफ प्रधान व्यक्तित्व है वो कैसा होगा? निम्न गुणों वाला होगा। समझ पा रहे? तो ये जो वात प्रधान व्यक्तित्व है ना, ये तो बिल्कुल उत्साही आशावादी प्रकार का होता है, और ये जो होता है ना, ये बिल्कुल निराशावादी प्रकार का होता है। पित्त प्रधान जो व्यक्तित्व है ना, ये पित्त प्रधान मध्यम गुणों वाला होता है। तो आप तो सिर्फ इसमें ये लिख लो बात में, श्रेष्ठ गुणों वाला, श्रेष्ठ गुणों वाला, श्रेष्ठ गुणों वाला, श्रेष्ठ गुणों वाला। दूसरा क्या लिख लोगे? मध्यम गुणों वाला, यानी मध्यम गुणी। मध्यम गुणी। तीसरा क्या लिखोगे? निम्न गुणी, निम्न गुणों वाला। अगला लिखो थोंडाइक, थोंडाइक के अनुसार। थोंडाइक के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। बस इसका भी नाम नाम लिखो। कौन से बताए इसने? एक तो होता है सूक्ष्म विचारक। कौन होता है? सूक्ष्म विचारक। एक होता है
एक और है, एक तो हो गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विचारक, और एक होता है स्थूल विचारक। स्थूल विचारक सूक्ष्म, इसको इंग्लिश में समझ पाएंगे हम लोग, ये माइक्रो थिंकर होता है। माइक्रो थिंकर ये होता है डायरेक्ट थिंकर। डायरेक्ट थिंकर ये होता है मैक्रो थिंकर। मैक्रो थिंकर मैक्रो थिंकर सूक्ष्म, प्रत्यक्ष और स्थूल। अच्छा, इसके नाम से विदित है कि नहीं है? अरे माइक्रो थिंकर मतलब छोटी सोच वाला। कैसा होगा? माइक्रो मतलब छोटी सोच वाला, डायरेक्ट मतलब सीधी सोच वाला, प्रत्येक सोच वाला। कई बार कैसे लोग मिलते हैं ना आपको जो कहते हैं देख हम तो सीधा कहते हैं, हम तो चाहे कोई भी हो मुंह पर कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो डायरेक्ट थिंकर होते हैं जो मुंह पर कहते हैं। हाँ, काफी हद तक सही है, लेकिन कुछ जगह गलत भी है। बहुत सारे रिश्ते बचाने के लिए आपको परिवार समाज में मुंह पर नहीं भी कहना पड़ेगा। यदि आप मुंह पर कहते रहेंगे तो निश्चित सी बात है कि एक न एक दिन तो गड़बड़ होनी। तो ये भी ज्यादा सब, ये देखो सही अपनी अपनी जगह सब ही है और गलत भी अपनी अपनी जगह सब है। और स्थूल विचारक होता है ना, वो मैक्रो थिंकर होता है, जो जिसने बड़ा बनाया था ना, गोला गोला जिसने बड़ा बनाया था ना पिछले पेज पे, याद है क्या आपको? है? हाँ, अरे रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, गलती हो गई मेरे से। हैं? हाँ, नहीं है। चलो बनाओ तो। हैं? कौन सा मैं बताऊं? हैं? अरे पिछला पेज निकालो, पिछला पेज। हैं? नोटबुक का पिछला ही पिछला पेज, सबसे पिछला जो खाली है। एक कलाकारी करवाता हूं मैं आपसे, सबसे पिछला ही पिछला। खाली नहीं है तो सेकंड वाला ले लो, सेकंड लास्ट वाला। हाँ, ले लिया? मुझसे बिना सवाल किए, मुझसे वापस सवाल नहीं करना, सुझाव नहीं करना, मैं जैसा कहूं उसके अनुसार काम करना है, मतलब करना है। गोला बनाओ एक, मत बताओ, मत पूछो, गोला बनाओ एक। अरे आवाज नहीं करनी है, बनाना है, और अगले 1-2 सेकंड में बनाना है। बना लिया? बनाओ, दिखाओ मुझे बना लिया तो। वेरी गुड। जिसने जितना ज्यादा बड़ा बनाया उसकी उतनी बड़ी सोच है, जिसने जितना छोटा बनाया उसकी उतनी छोटी सोच है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मनोविज्ञान कहती है। और जिसने नहीं बनाया है ना, जिसने नहीं बनाया है वो अपने जीवन में निर्णय नहीं ले सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता है। किसने बनाए? समझ गए? बहुत बढ़िया। अब बनाया क्या? देखो जिसने पहले ही बना लिया था ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं बनाया, नहीं बनाया इसका मतलब अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाएगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। और जिसने बना लिया था ना उसके कहने से, इसका मतलब वो उस नहीं बनाने वाले से तो एक कदम आगे हैं, उससे तो एक कदम आगे हैं। और जिसने जो छोटा गोला बनाया ना उसकी उतनी संकीर्ण सोच है, और जिसने जितना बड़ा गोला बनाया ना उसकी उतनी बड़ी सोच है। मैं नहीं कह रहा हूं, मनोविज्ञान कहती है।
अब देखो मुझे नहीं पता है, मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं ऐसा क्यों है। मुझे भी इस बात का नहीं अंदेशा है। मलिक सर को जानते हैं क्या आप लोग? एक है मलिक सर को, पढ़े हुए हैं? आपके पास 2 बार आए? हाँ, बहुत खुश नसीब है। और कितने कितनी दूर रुके गए थे, कितनी देर? हाँ। थोड़ा बहुत पढ़ा है नहीं आपको? पढ़े हुए हो? अच्छा, मेरा मेरा एक इंटरव्यू था, तो बोर्ड में मलिक सर ही बैठे हुए थे। बोर्ड में मलिक सर बैठे हुए थे, इंटरव्यू था। मैं पहले मतलब मैं तो जानता था, मैं तो पढ़ा हुआ उनसे, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। तो उस टाइम का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे इंटरव्यू में एक पेज दिया था, और पेज देके एक पेन दिया था, बोले इस पे एक घोड़ा बनाओ। बना दिया, मैं जैसा था वो बना के आ गया, मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। अब मुझे भी ये दिमाग में थी कि यार मैं कब पूछूं। तो जब यहाँ आया तो फिर उनके जाके उत्कर्ष भवन उनको जाके पूछ के आया। मैंने कहा सर, ये आपने जो गोला बनवाया था मुझसे, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा बेटा, इसमें चेक, व्यक्ति की सोच चेक की जाती है कि कितनी संकीर्ण है और कितनी विस्तीर्ण है। यदि आपको पेज दिया जाता है और उसमें कहा जाता है गोला बनाओ, यदि आपने लगभग पर पूरा बड़ा बनाया है ना, इसका मतलब आपकी सोच बड़ी है। और यदि कम पर बनाया है ना, ठीक ठाक ही बनाया मैंने, अच्छा बनाया, क्योंकि अपने सामने था तो दिक्कत नहीं थी। मुझे इस बात का पहले अंदेशा नहीं था, जैसे आपको अंदेशा नहीं है वैसे ही नहीं है। तो इस प्रकार कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन फिर भी जब पेज दिया और कहा गोला बनाओ, तो अपने खींच दिया। हो सकता है मैंने सोचा इसके अंदर कुछ लिखवाएंगे तो जगह तो होनी चाहिए नहीं यार, तो मीटर खींच दिया। फिर उन्होंने मुझे ले लिया, हालांकि मैं फेल हो गया था उसमें, पास नहीं हुआ था। अब क्यों हुआ था वो उसके कारण पीछे थे, जो मेंस परीक्षा थी ना, असिस्टेंट प्रोफेसर। नहीं, अब तो हो गया, अब तो चौधरी ज्यादा हो गई। चौधरी धीरे धीरे बढ़ने से सारे काम कम हो जाते हैं। सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, और लिख लिया। अब समझ में आ गया ना? थोंडाइक कह रहा है कि जिसने गोला छोटा बनाया है वो तो है माइक्रो थिंकर, जिसने गोला बड़ा बनाया है वो है मैक्रो थिंकर। क्या है? मैक्रो थिंकर। और जो सीधी बात करने वाला वो है डायरेक्ट थिंकर। अरे आवाज नहीं रही, आगे लिखो। स्प्रेंगलर के अनुसार, लिखो। स्प्रेंगलर के अनुसार इतना सा बनाए, इतना सा, एक किसने बनाया इतना सा, है ना? इतना सा। स्प्रेंगलर के अनुसार, है ना? लिखो। इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में, इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में समाजशास्त्रीय आधार पर, इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में समाजशास्त्रीय आधार पर, समाजशास्त्रीय सोशियोलॉजी, समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। किसके आधार पर बताए? समाजशास्त्रीय आधार पर, टाइप्स ऑफ मैन में। लिख लो। नंबर 1 सैद्धांतिक, लिख लो, देखिए फटाफट से। 2 नंबर राजनीतिक, 3 नंबर धार्मिक, 4 नंबर
आर्थिक, 5 नंबर सामाजिक, 6 नंबर सौंदर्यात्मक, या इन्हें बोलते हैं कलात्मक, या बोलते हैं कलात्मक। हो गया? बस बस बस, अब बहुत है। कितनी की इंपॉर्टेंट है? मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी हो सकती है। हाँ मतलब क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, नहीं है ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या लिखा है? 6 प्रकार के हैं। अच्छा, सैद्धांतिक कौन है? जो सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं। कौन? जैसे साहित्यकार, कवि, लेखक, दार्शनिक, चिंतक, ये जो लोग होते हैं ना, ये किस में आएंगे? सैद्धांतिक में आएंगे। तो आगे उदाहरण लगा के बोले 1-2 का नाम लिख सकते हो, दार्शनिक, चिंतक, साहित्यकार। एक एक उदाहरण लिख लोगे तो याद ध्यान रह जाएगा। सैद्धांतिक में आ जाएंगे दार्शनिक, साहित्यकार आदि। राजनीतिक कौन होंगे? वेरी गुड, राजनेता। राजनेता है ना। धार्मिक में कौन होंगे? लिख लो। हाँ, साधु संत महात्मा लिख लो, भोपा जी। हाँ, साधु संत महात्मा। फिर आर्थिक। आर्थिक में, हाँ, आर्थिक में इकोनॉमिक्स में वो व्यवसाय आ जाएगा, उद्योगपति आ जाएगा, बिजनेसमैन, ये सारी जो है ना, व्यापारी आ जाएगा है। किसान को तो नहीं आएगा इनमें। किसान, आर्थिक में किसान तो बेचारा कहाँ है? दिन के 27 रुपए कमा रहा है, कहाँ आर्थिक है? हैं? मार सा तो यार आ सकते हैं क्या? हैं? आर्थिक में आ सकते हैं क्या? अरे 2-5 हजार में आर्थिक में थोड़ी आ जाएंगे। ये इसमें तो वो लोग होते हैं जो बस दिन भर पैसा 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 करने वाले जो होते हैं, हाँ? वो लोग सम्मिलित होते हैं। हालांकि आते हैं कई शिक्षक सुबह से शाम तक जो लगे रहते हैं वो। अरे अरे, हाँ, सामाजिक में लिखो। सामाजिक में कौन आ जाएंगे? समाज से भी आ जाएंगे। फिर सौंदर्यात्मक या कलात्मक में लिख लो चित्रकार, मूर्तिकार, चित्रकार, मूर्तिकार, अधिक ब्यूटी पार्लर में जाने वाले, लिख लो। अच्छा, एक और लिखो, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। आधुनिक दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? बताओ देखे। वेरी गुड। भावुक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति और
विचारशील व्यक्ति। कौन होता है? भावुक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति। भावुक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति और विचारशील। इसमें तो क्या समस्या है आप लोग हैं? भावुक तो होता है मैन ऑफ फीलिंग, मतलब भावनाओं वाला। ये होता है मैन ऑफ एक्शन, और ये होता है मैन ऑफ थिंकर। नहीं, मैन ऑफ थिंकिंग हो सकती है, थिंकिंग बोला जा सकता है ना। ये तो भावुक तो कौन हो जाएगा? मैन ऑफ फीलिंग, और ये है मैन ऑफ एक्शन, और ये है मैन ऑफ थिंकिंग। बस ये इंग्लिश से ही समझ में आ जाएगा आपको। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा भावुक होते हैं ना, मैन ऑफ फीलिंग वाले होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, नहीं होते? कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्शन वाले होते हैं, कर्म वाले होते हैं, मैन ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब जो कर्म पर भरोसा करते हैं, उनका कर्म सर्वोपरि होता है, जिनकी भावनाएं नहीं होती है। और एक, अच्छा, ये ज्ञान, क्रिया और भाव, तीन नाम सुने ना आपने। जो बहुत ज्यादा ज्ञानात्मक होता है ना, वो तो विचारशील होता है। बहुत ज्यादा जो क्रियात्मक होता है ना, वो कैसा होता है? कर्मशील। और बहुत ज्यादा जो भावात्मक होता है ना, वो कैसा होता है? भावुक व्यक्तित्व होता है ना। है? नहीं, ये तय नहीं कर सकते ना सर्वश्रेष्ठ कौन होता है। सर्वश्रेष्ठ अपनी अपनी जगह सभी होते हैं। एनसीईआरटी, पहले तो हम लोग मानते थे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वाले को, एनसीईआरटी मानती है फीलिंग्स वाले को। अलग अलग हो गए ना, अब तो उद्देश्य भी बदल गए ना। इस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से चलेंगे, ज्ञान, क्रिया और भाव। पहले तो हम लोग इस दृष्टिकोण पे चलते थे, अब चलते हैं भाव, क्रिया और ज्ञान, या फिर क्रिया, भाव और ज्ञान पर चलते हैं। तो ये तय नहीं कर सकते ना सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। फिर अगला लिखे, रोजनमैन एंड फ्रीडमैन के अनुसार रोजनमैन एवं फ्रीडमैन के अनुसार रोजनमैन एवं फ्रीडमैन के अनुसार कितने टाइप दिए इन्होंने? वेरी गुड, दो टाइप दिए। बहुत अच्छा काम किया ना। एक को तो इन्होंने कहा है ए टाइप, और दूसरे को कहा है बी टाइप। कितना गजब का काम किया है। कोई नाम नहीं है इनके, एक ए टाइप और दूसरा बी टाइप। क्या बताएंगे कि मुझे ए टाइप की विशेषताएं? देखो, ये उच्च क्रियाशील होता है। क्या होता है? उच्च क्रियाशील होता है। धैर्य में क्या होती है इसके? धैर्य की कमी होती है। अभिप्रेरणा स्तर कैसा होता है इसका? उच्च होता है, उच्च अभिप्रेरणा स्तर, उच्च अभिप्रेरणा वाला होता है। इसके अलावा ये आशावादी होता है कि निराशावादी होता है? निराशावादी होता है। ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है। क्या होता है? अस्थिर होता है। इसमें हृदयघात की संभावना, मतलब हार्ट अटैक आने की संभावना उच्च होती है, और इसकी बीपी भी हमेशा हाई रहती है, उच्च रक्तचाप होता है। समझ रहे?
अच्छा, जो ये जो होता है ना, ये सामान्य क्रियाशील होता है। कैसा होता है? सामान्य क्रियाशील होता है। इसमें ये धैर्यवान होता है। कैसा होता है? धैर्यवान होता है। ये इसमें सामान्य, निम्न नहीं कह सकते हैं, सामान्य अभिप्रेरणा लेवल होता है। ये आशावादी होता है। इसके पास क्या होती है? आशा, उम्मीद होती है। और ये संवेगात्मक रूप से क्या होता है? स्थिर होता है। संवेगात्मक रूप से क्या होगा? स्थिर व्यक्तित्व वाला होगा। इसमें सामान्य सामान्य हार्ट अटैक की संभावना रहेगी और इसका बीपी भी कैसा रहेगा? सामान्य रहेगा। ये दोनों थे ना, जो रोजनमैन और फ्रीडमैन, ये दोनों कार्डियोलॉजिस्ट थे। कार्डियोलॉजिस्ट समझते हैं? हृदय चिकित्सक। क्या थे? हृदय। इसलिए लोगों के दिल देखा करते थे ये। दिल देखने का मतलब हार्ट देखा करते थे, हार्ट का ऑपरेशन किया करते थे। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों के हार्ट का ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन करते करते ऑपरेशन करते 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 बस जब समझा रहा था तब लिख रहे थे। तो फिर ऑपरेशन का क्या लेना देना है? ऑपरेशन कितने ही करो भले। जब ऑपरेशन करते करते इन्होंने इतने लोगों के जब हार्ट देखे ना, तो इन्होंने पूरे दुनिया में दुनिया के लोगों को दो प्रकार का बांट दिया। इन्होंने कहा दो प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे लोग जिनका हमेशा बीपी बहुत हाई रहता है, ऐसे लोग संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहते हैं, बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, धैर्य की उनमें कमी होती है, उच्च क्रियाशील होते हैं, वो इंतजार नहीं कर सकते, वो रुक नहीं सकते हैं। जब उनको कहा जाए ना कि 4 बजे तो आपको ये काम करना है, तो वो 4 उनके बजते नहीं है। वो कहते 4 कब बजे, 4 कब बजे। कई बार आपने देखा क्रिकेट मैच 2 बजे से शुरू होने वाला होता है और अपन टीवी चला के बैठ जाते हैं, बोले 2 कब बजे हैं, नहीं ये 2 कब बजे हैं, नहीं ये 2 कब बजे हैं। धैर्य नहीं होता उनके पास। क्या नहीं होता है? धैर्य। संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा आता है, इन्होंने कहा, क्योंकि तो अटैक आने के बाद ही तो इनके पास पहुंचते थे, तभी तो ये ऑपरेशन करते थे। तो इन्होंने कहा ऐसे लोगों को अटैक बहुत ज्यादा आता है। और दूसरे प्रकार के होते हैं ना, ये लोग बिल्कुल सामान्य होते हैं, जो सामान्य क्रियाशील होंगे, धैर्यवान होंगे, सामान्य मोटिवेटेड होंगे। ये लोग आशावादी भी होते हैं। इनके पास निराशा होती है, थोड़ी सी सफलता नहीं मिली तो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। फिर ये स्थिर संवेगात्मक होते हैं, सामान्य बीपी होता है और सामान्य ही हार्ट अटैक की संभावना इनमें रहती है। समझ रहे? अच्छा, अब तक जितने भी लोग आए ना, आपको बताओ तो उन लगभग लगभग सारे लोगों ने अपने नंबर 1 पर अच्छे व्यक्तित्व को रखा है। इन्होंने नंबर 2 पर किसको रखा है? इन्होंने कहा श्रेष्ठ व्यक्तित्व वो होता है, बी टाइप का होता है, श्रेष्ठ ये नहीं होता है, इसमें खामियां होती है ना। छापो, बस ऐसे ही लिख लोगे। हम्म, हो गया क्या?
आगे और लिखो तो। अरे बिना आवाज के लिख लो नहीं यार, मतलब बिना आवाज के लिख लो नहीं यार, हताई किए बिना ही लिख लो। है खाता पढ़ो मतलब। लिख लिया? पीछे वाले तो लिख लिए मुझे लगता है। अरे कुलदीप तो कहां चला गया? तू आया नहीं आज यहाँ? मैंने कहा था ना आज कल से तुझे यहाँ बैठना है। मोड़ो क्यों आए हो तो? हैं? कल से जगह है ना आगे, अगली क्लास से यहाँ बैठना है कल से। क्या वहां पीछे से कुलदीप के बारे में कुछ कहा जा रहा है क्या? हाँ हाँ। हो गया क्या? आगे चलें। एक व्यक्ति का नाम लिखो। आइजेंक। है आइजेंक के अनुसार लिखो। इन्होंने, रुको आप रुको ना। इन्होंने इन्होंने द्विध्रुवीय, इन्होंने द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर, एक तो एक पोल होता है और एक दो पोल होते हैं। दो मतलब बाई, और एक ही पोल है उसका, एक तो ध्रुव कहलाएगा सिंगल ध्रुव, एक ध्रुव है ना, और वो हो जाएगा द्विध्रुव है। दोनों ध्रुवों की बात करेंगे तो इन्होंने द्विध्रुवीय आधार पर, इन्होंने द्विध्रुवीय आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। इन्होंने द्विध्रुवीय आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। अब जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख लो। एक बताया अंतर्मुखता, बहिर्मुखता। एक बताया अंतर्मुखता नहीं है, ये लो। बस ये भी गलत है। ये गलती कर दी आपको सुनील जी से, आपको बाद में पढ़वाना चाहिए था, है ना। अब ये कह दो कि बीच में जगह ज्यादा रह गई, चल जाएगा। लिखो तो। मनोस्नायु दुर्बलता, स्थिरता। अरे नहीं लिखना है।
हाँ काट तो। अरे रुको तुम तसल्ली करो थोड़ा सा। स्नायु, स्नायु विकृति, स्थिरता। मनोविकृति, अरे बिना आवाज के लिख लो। सुपर ईगो की क्रियाएं। सुपर ईगो की क्रियाएं। नहीं हो पाऊंगा यार, बैठ ले। मैं बोल रहा हूं, लिख लो। एक अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता, एक स्नायु विकृति स्थिरता, एक मनोविकृति सुपर ईगो की क्रियाएं। सुपर ईगो की क्रियाएं। देखो ये थोड़ा प्रसिद्ध हो जाता है ना। ये प्रसिद्ध इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक जितने भी मनोवैज्ञानिक आए हो ना, उन्होंने तो केवल एक ध्रुवी है ना, मतलब सिंगल पोलर की बात की है उन्होंने, केवल अपने अपने सीधे सीधे व्यक्तित्व के वर्गीकरण कर दिए। ये पहला मनोवैज्ञानिक है जिसने बाइपोलर की बात की है, दोनों ध्रुवों की बात कर ली है। जैसे मान लो ये एक पोल है ना, इसका एक ध्रुव है ये, इसका एक ध्रुव है ये। इसने पहला जो वर्गीकरण किया ना, उसमें पहले प्रकार में यहां पर तो रख दिया अंतर्मुखी को, यहां पर रख दिया बहिर्मुखी को। इसने कहा कि एक कोई भी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, उसमें अंतर्मुखी के गुण भी होंगे, बहिर्मुखी के होंगे। जिसके ज्यादा होंगे वो पलड़ा भारी हो जाएगा, मतलब ये बाइपोलर की तरह घूमता है। और जहां जिसके ज्यादा हो जाएंगे ऐसे ये पोल पर ऊपर नीचे होता रहेगा। पता नहीं दिया क्यों ऐसा, इसने ऐसा क्यों बताया, इस बात का मुझे अंदेशा नहीं है, लेकिन यह तय है युंग केवल अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का नाम लेके पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ था। याद आपको, उसने अंतर्मुखी अलग रखा था और बहिर्मुखी अलग। पूरी दुनिया में वही प्रसिद्ध था कि नहीं था, युंग ही प्रसिद्ध था। एग्जामिनर को पता लग गया कि यार छोरों को यह पता है कि युंग का नाम लेते ही अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी का नाम लेते ही किसको है, युंग को करेंगे वो, निश्चित सी बात है। आइजेंक वाला किसी को ज्यादा पता नहीं था, इसलिए पिछले दिनों एग्जामिनर ने एक सवाल पूछ लिया कि व्यक्तित्व का एक प्रकार अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता, दोनों के एक इन्वर्टेड कोमाज में लिखा, बीच में हाइपन का निशान, जैसे इसको जोड़ा है ना, किसने बताया। और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को देख के तो हम लोग किड़का के पड़े। ऑप्शन ए में वही था, ऑप्शन 4 तक हम पहुंच ही नहीं पाए। 99.9% लोगों का गलत हो गया, जबकि बताया किसने, युंग ने जो बताया ना वो अंतर्मुखी अलग बताई है और बहिर्मुखी एक ही पोल पर नहीं रखा है। इसका मतलब एक ही प्रकार में दोनों को नहीं रख दिया, इसने अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता दोनों को उठा के एक जगह ही रख दिया। फिर इसने दूसरा जो बताया ना वो बताया स्नायु विकृति। अच्छा, स्नायु विकृति जो होता है ना, वो एक संवेगों की अस्थिरता से संबंधित रोग होता है, तंत्रिका से संबंधित रोग होता है, न्यूरोटिज्म जिसे कहा जाता है, न्यूरोटिज्म कहा जाता है जिसे ना, या न्यूरोटिक्स कहते हैं कई बार। न्यूरोटिक्स का मतलब है न्यूरो से संबंधित संवेगों पर, इसके तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, तंत्रिका तंत्र पर थोड़ा कंट्रोल कम होता है, इसलिए इसका अपने संवेगों पर कंट्रोल कम होता है। उसको बोलते हैं हम लोग स्नायु विकृति। क्या बोलते हैं, स्नायु विकृति। तो इसने कहा स्नायु विकृति एक तरफ होता है, एक तरफ स्थिरता होती है। यदि जितना ज्यादा स्थिर होगा, जितनी ज्यादा स्थिरता का पलड़ा भारी होगा, उतनी स्नायु विकृति कम होती जाएगी। क्यों बताया, बता दिया इसने। मनोविकृति एक रोग होता है, मनोविकृति। अच्छा, मनोविकृति और मनोविक्षिप्तता में थोड़ा अंतर होता है। मनोविक्षिप्त तो पागल होता है, मनोविक्षिप्त यानी तो क्या होता है, पागल। ये मनोविक्षिप्त नहीं होता है, ये मनोविकृति होता है। इसका मतलब ये पागल से थोड़ा कम होता है, ये पागल बनने की चरण में होता है, प्रक्रिया में होता है, प्रोसेस में होता है। और मनोविकृति वास्तव में तो इन्होंने बताया कि जो मानसिक रूप से कमजोर हो, जिसकी यादाश्त कमजोर हो, जिसकी स्मृति कमजोर हो, जिसका अवधान कमजोर हो, मतलब ध्यान केंद्रित करने वाली क्षमता कमजोर हो, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो व्यक्ति मनोविकृति में आते हैं। तो इसने कहा कि एक तरफ मनोविकृति होती है और दूसरी तरफ सुपर ईगो होता है। अब ये सुपर ईगो तो आपको समझने पर पता लगेगा सुपर ईगो क्या होता है। कुल मिला के है, कुल मिला के बात यह है कि इसने 3 प्रकार बताए हैं, लेकिन कैसे बताए हैं,
बाईपोलर के हिसाब से बताएं। एक ही पोल पर अंतर्मुखता और बहिर्मुखता को रख दिया है। एक ही प्रकार में अंतर्मुखी होता है और बहिर्मुखी इसने कह दिया रख दिया। दोनों के गुण होते हैं उसमें, अकेले के गुण किसी में नहीं पाए जाते हैं। सभी व्यक्तियों में स्नायु विकृति होती है, लेकिन स्थिरता बढ़ती जाती है तो वो स्नायु विकृति कम होती जाती है। सभी व्यक्तियों में मनोविकृति होती है, लेकिन जब सुपर ईगो क्रियाएं ज्यादा होती है तो मनोविकृति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कुल मिला के इसने कितने प्रकार बता दिए, 3। कौन कौन से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हो गया पूरा। कितने प्रकार, कितने आधारों पर हो गए हमने, कितने लोगों के? अरे यार 12 ठीक नहीं होगा ना। अब 13वां कोई है नहीं, लिख लो। ले ले मैं जोड़ देता हूं गणेश, तब तू कहता है तो मैं जोड़ ही देता हूं। ले लिखो। लिख लो। अरे 12 ठीक नहीं रहेगा रे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि और कहीं नहीं है। लिख लो 3 प्रकार होते हैं। हाँ सच में ही आया था तो नहीं, मैं क्यों लिख रहा हूं फिर यहां? लिखना है मतलब लिखना ही है। 3 प्रकार। नंबर 1 लिखो, कपूर प्रकार का व्यक्तित्व है। हाँ कपूर, बताऊंगा, डिटेल दी जाएगी। कपूर प्रकार का व्यक्तित्व है। कोयला प्रकार का व्यक्तित्व है। अरे बिना आवाज किए, हरी घास प्रकार का व्यक्तित्व है। तो सेम का सेम उतारना है। अभी बताऊंगा। लिख लिए क्या? नहीं लिख लिए तो समझो। कोई है नहीं, देखो लिखना तो था, अब नहीं लिख रहे हो आप, थोड़े बड़ोड़े बन गए हो तो फिर अलग बात है कि भाई कि भाई हम थोड़े ज्यादा बड़े हो गए हैं। एक कपूर, एक कोयला, एक हरी घास है। हाँ यादाश्त तो रहेगी ना? नहीं 2023 में दिए हैं। हाँ, 2023 में आए हैं। अब सुनो मेरी बात, मैं बताऊं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बाजिया ने यह बताया कि हैं, उनके अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं इस दुनिया में। कितने प्रकार के लोग होते हैं? 3। चूंकि वो कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, कंपटीशन के लोगों को जानते हैं, कंपटीशन पास किया हुआ, इसलिए कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के आधार पर, कंपटीटर यानी बेरोजगारों के आधार पर, उनके तैयारी करने के तरीके के आधार पर उन्होंने कितने प्रकार बता दिए? 3 प्रकार। एक कौन सा? दूसरा कोयला, तीसरा हरी घास। कपूर प्रकार के वो कंपटीटर होते हैं, कपूर प्रकार के वो कंपटीटर होते हैं जिनको केवल चिंगारी लगाने की जरूरत होती है। जैसे कपूर जलता है ना, जल उठते हैं, गजब की आग देते हैं। बस अंतर ये होता है, दिक्कत ये होती है उसमें कि वो आग थोड़ी देर देते हैं, उसके बाद वो जल के और राख हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ। यदि आप कपूर को और वापस दोबारा चिंगारी लगाओगे तो बहुत जल्दी चिंगारी पकड़ते हैं, जोर से जलते हैं, लेकिन जलकर थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे? राख हो जाएंगे। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन के लिए केवल और केवल चिंगारी लगाने की जरूरत होती है। हल्की सी चिंगारी लगाओ, तुरंत प्रभाव से जाते ही सारी किताबें खरीदते हैं, लाइब्रेरी का पैसा देते हैं, कोचिंग का पैसा देते हैं, सब कुछ नया, एयरफोन लाते हैं, टेबल कुर्सी नई लाते हैं, सारा लाके पूरी व्यवस्था करके वो फिर पढ़ने
बैठते हैं, लेकिन वो 5-10 दिन 15 दिन पढ़ते हैं ना, उसके बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर उनको लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल काम है यार, फिर उनको और मोटिवेट करना पड़ता है, एक बार और चिंगारी लगानी पड़ती है, इसलिए वो दोबारा से नए सिरे से शुरू करते हैं। अब कहेंगे ये टेबल खराब हो गई है, ये सही नहीं है, खर्चा और करेंगे। वो जो होते हैं ना, वो तो किस प्रकार के होते हैं? कपूर प्रकार के होते हैं। फिर दूसरे वाले जो है ना, वो किस प्रकार के हैं? कोयला प्रकार के। नहीं ए बिलवड़ा, नहीं नहीं बेटा। फिर दूसरे प्रकार के होते हैं ना, वो कोयला प्रकार के। कल ही वो जो मैं बांग रख रहा था ना, बाहर मेल रहा था ना कल में, हाँ, उसको किसी ने लगा दिया, क्या पता किसने लगाया। हैं? घर जाके और उसको वीडियो से दोबारा रिकॉर्ड करके, हाँ, नहीं क्लास का नहीं है वो मोबाइल का है, घर जाके, और फिर उसको लगा दिया, इधर से मैं शुरू हो रहा हूं। अरे हैं? बताओ, मैं बांग रखने आए होंगे, घर से फोन आए मेरे पास, मैसेज आए, बोले क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूं? हैं? कितने बजे किया था? नहीं नहीं वो नहीं, अरे उन्होंने तो कहा रखो बांग रखो, आप मेरी रखो, और तो किसकी रखोगे? मैंने कहा ठीक है। खैर मैं कह रहा हूं कोयला प्रकार के लोग। कोयला क्या होता है? कोयला क्या होता है? कोयला आपको पता है एक ऐसा ईंधन है जिसको जलाने में, जिसको धधकाने में समय लगता है। कोयला बहुत जल्दी से नहीं धधकता है। कोयला होता है, कोयले का यदि ईंधन चाहिए आपको, आग चाहिए, तो उसको धधकाने में टाइम लगेगा, उसको बहुत समय तक उसको हवा देनी पड़ेगी। इसका मतलब मोटिवेशन बहुत लंबे समय तक देना पड़ेगा। लेकिन जब वो कोयला एक बार धधक जाता है ना, उसके बाद वो शताब्दी एक्सप्रेस को दिल्ली से बॉम्बे ले जाकर ही छोड़ता है, बीच में रुकता नहीं है। तो जो कोयला प्रकार का व्यक्तित्व होता है ना, वो मोटिवेट बहुत मुश्किल से होते हैं, उनको शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ये वो किसी काम के लिए शुरू हो जाते हैं ना, उसके बाद उनको रोकना नामुमकिन है। उसके बाद तो वो पूरा दिन रात पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन उनको शुरू करना बहुत मुश्किल से। फिर वो जब एक बार शुरू हो गए ना, उसके बाद वो धुआंधार तरीके से चलेंगे, जिस तरीके से चलना उस तरीके से। लेकिन स्टार्ट करना मामूली, हर एक के बस की बात नहीं है उनको चालू करना। तीसरे प्रकार के होते हैं ना, वो होते हैं हरी घास। कैसे होते हैं? हरी घास। आप मुझे एक बात बताओ, कभी आपने हरी घास देखी है ना, खड़ी हो, जो आराम से आप दूब खड़ी हो, उसके ले जाके ना आप माचिस, और ले जाके उसको माचिस लगाओ। पहली बात तो लगेगी नहीं, लगेगी ना तो थोड़ी सी, बस थोड़ी सी लगे नहीं, यूं यूं करके नहीं, यूं ये लो वापस। फिर आप लगाओगे, फिर यूं यूं करके नहीं। इसका मतलब ऐसे जो कंपटीटर होते हैं ना, उनको आप कितना ही मोटिवेट कर लो, थोड़ा सा मोटिवेट करोगे ना, 5 मिनट बाद बकवास कर रहा है ऐसे, फिर 10 मिनट बाद में कहेगा यार क्या, कैसे पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है। 3 प्रकार के कंपटीटर अपने यहां पर पाए जाते हैं, समझ रहे हैं? अब आप कौन सी श्रेणी में हैं? हैं? आप किस श्रेणी में हैं? अच्छा, डॉक्टर बाजिया के अनुसार कोयला प्रकार का व्यक्तित्व सबसे अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है ना? ये सर्वश्रेष्ठ। अब आप कौन से हैं वो आपकी मर्जी है। ये वैज्ञानिक भारतीय थे, इंडियन थे, हैं? नहीं लिखते, लिखा ही नहीं, लिख लिया नहीं है। तो ये ध्यान रखना है ना, इसमें बीच वाले में कोष्टक में लिख सकते हो ये सर्वश्रेष्ठ होता है, इतना लिख लो, सर्वश्रेष्ठ होता है बस। है किसके? मेरे नंबर तू लिख के क्या करेगा? हो गया क्या? अरे लिख लिया ना? ये जो अब तक मैंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए ना, ये तो व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांतों में आते हैं, लेकिन अब व्यक्तित्व के प्रकार हम एक नए आधार पर भी देखेंगे, शील गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? अभी पूरे नहीं, में अब 2 लोगों के और बच्चे हैं, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
किसके आधार पर? शील गुणों के आधार पर। लिखो तो अलग से हेडिंग लगाओ, शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। 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 क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या शील गुण क्या होता है? शील गुण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेट। क्या बोलते हैं? ट्रेट, शील गुण। कोई बता सकता है मुझे शील गुण क्या होता है? हल्का सा। एक मकान को बनाने में ईंटों का जितना योगदान होता है उतना किसमें? व्यक्तित्व में। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से एक मकान बना होता है ना, उसमें ईंटें लगी होती है ना, उन ईंटों से ही तो स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना। अपना जो व्यक्तित्व होता है ना, इस व्यक्तित्व में तो गुण ही तो होते हैं ना। अरे व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, मैं कहूं आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? आप ईमानदार है, एक बेईमान है, एक चोर है, एक निकृष्ट है, एक आलसी है, किस प्रकार के? क्रोधी है, एक मिलनसार है, एक सामाजिक है, एक असामाजिक है, एक निस्वार्थ है, एक सामुदायिक है, एक भाई किस प्रकार के? ये स्वभाव के गुण बताए कि नहीं बताए मैंने आपको? इन गुणों से मिलकर क्या बना होता है? पूरा व्यक्तित्व बना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस प्रकार से एक मकान में ईंटें काम कर रही है ना, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निर्माण में कौन शामिल है? शील गुण। लेकिन हर कोई शील गुण नहीं है। अच्छा, आपने कभी सुना होगा आदत? कई बार कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ कहता है तो कहते हैं ये इसकी आदत है। इसका मतलब आदत शील गुण नहीं है। शील गुण व्यक्ति की विशेषता का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई भी ऐसी विशेषता या कोई भी ऐसा गुण होता है या कोई भी ऐसी विशेषता होती है जिसमें दो चीजें पाई जाती है। एक तो उसमें पाई जाती है संगति और एक उसमें पाई जाती है स्थिरता। क्या पाई जाए? यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई भी ऐसी विशेषता जिसमें या तो संगति और स्थिरता दोनों पाई जाए तो वो शील गुण बनता है। जैसे मान लो, इसको मैं उदाहरण से समझाऊं। मैं आपको कहता हूं कि आज मान लीजिए मैंने एक नया शील गुण लिया और वो शील गुण है ईमानदारी का। किसका है? ईमानदारी। मैंने आज कौन सा शील गुण? मैंने आज ऑफिस में यह कहा कि आज से मैं ईमानदारी बरतूंगा, मैं आज से बेईमानी बंद करूंगा। इसका मतलब मैंने ईमानदारी का शील गुण क्या किया है? ग्रहण, विशेषता ग्रहण की है ना मैंने ईमानदारी की। अब इसको मैं शील गुण कब मानूंगा? जब ये शील गुण लंबे समय तक मेरे स्वभाव में टिक कर रहेगा। मतलब इसका टिकाऊपन हो गया, इसकी स्थिरता होगी, स्टेबिलिटी होगी, ये स्टेबल हो गया ना मेरे व्यक्तित्व में। ऐसा नहीं कि मैं 3 महीने तक रहा और उसके बाद मैंने कहा यार नहीं बेटेगा मामला, ईमानदारी वाला तो थोड़ी बेईमानी तो करनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब स्थिर नहीं है ना, तो शील गुण नहीं है। और स्थिरता पकड़ ली तो क्या है? शील गुण। लेकिन केवल स्थिरता यही नहीं, ये कह रहा है संगति और होनी चाहिए, हर परिस्थिति में सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं ऑफिस के कार्यों में तो ईमानदारी बरत रहा हूं और घर जाके मैं घर के कार्यों में बेईमानी कर रहा हूं। मैं मेरे बाकी कर्तव्य में क्या कर रहा हूं? बेईमानी कर रहा हूं। कर्तव्य किसी में भी यदि मान लो उनमें बेईमानी कर रहा हूं तो मेरे उस ईमानदारी नामक शील गुण में संगति नहीं है। संगति मतलब हर परिस्थिति में समान रहना और लंबे समय तक टिक कर रहना। यदि ऐसा कोई भी गुण व्यक्तित्व में आ जाता है ना, तो वो व्यक्तित्व का गुण क्या कहलाएगा? शील गुण। और आपको पता है आदत तो वो होती है जो थोड़े समय के लिए विकसित की जाती है और उसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। इसका मतलब व्यक्ति की ऐसी विशेषताएं व्यक्तित्व की जो लंबे समय तक उसके व्यक्तित्व में टिक कर रहती है, उससे ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व का निर्माण इन छोटे छोटे शील गुणों से मिलकर ही होता है कि नहीं होता है? तो जिस प्रकार से एक मकान में ईंटें काम करती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में शील गुण काम आते हैं, सहयोगी होते हैं। अच्छा, कितने होते हैं शील गुण? वेरी गुड। शील गुण कितने होते हैं? शील गुणों की संख्या, आलपोट था। कौन था? आलपोट। अभी मरा नहीं है, जिंदा है। जिंदा मतलब अभी इसमें जिंदा है। एक बार नाम ले लिया तो इसका मतलब नहीं खत्म हो जाएगा ये। आलपोट के ने 17,953 शील गुण बताए हैं। कितने बताए? 17,953। इसने कहा पूरी दुनिया में शील गुणों की संख्या कितनी है? अब जरूरी नहीं वो एक व्यक्ति में 17,953 शील गुण हो ही, लेकिन इसने कहा पूरी दुनिया में शील गुण कितने? 17,953। अच्छा, ये जो 17,953 शील गुण है ना, इनको इसने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? इसने कहा एक शील गुण होते हैं सामान्य शील गुण। कैसे होते हैं? सामान्य। और एक शील गुण होते हैं
विशिष्टशील गुण या विशेष, सामान्यशील गुण या विशेषशील गुण या विशिष्टशील गुण, एक ही बात है ना। अच्छा देखिए, सामान्यशील गुण को हम लोग बोलते हैं कॉमन ट्रेट। यदि किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाए ऐसा कोई भी शील गुण जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाए तो वो कहलाता है कॉमन ट्रेट। समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाए मतलब जैसे मान लो मैंने ये कहा कि मारवाड़ के लोग दयालु होते हैं। मैंने एक बात बताई है, सुनिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं। मारवाड़ के लोग क्या होते हैं? दयालु होते हैं। मैंने बता दिया ना। अब यदि आप मारवाड़ के किसी भी व्यक्ति में देखेंगे तो लगभग लोगों में दयालुता का गुण पाया जाएगा। इसका मतलब वो दयालु का शील गुण अपनी समाज और संस्कृति के लिए क्या बन जाएगा? सामान्य शील गुण बन जाएगा। मैंने कहा मारवाड़ के लोग कंजूस होते हैं। मारवाड़ के लोग, उल्टा बोल दिया क्या? किसको लग रहा है उल्टा बोल दिया? किसने लाके कुछ खिलाया मुझे अभी तक? कोई हल्दी की सब्जी, कोई चॉकलेट, कोई मिर्ची बड़ाक, समोसा है? सही कह रहा हूं ना मैं? कभी चॉकलेट भी खिलाई क्या मारवाड़ वालों? अब सुनो मेरी बात है। अरे चॉकलेट में वो संतरे वाली नहीं मंगवा रहा हूं, 1 रुपए में 8 आती है वो। सुनो अब ध्यान से। मारवाड़ के लोग, मैंने एक उदाहरण दिया है कि मारवाड़ के लोग कंजूस होते हैं। यदि अब इस मारवाड़ के लोगों के पास जाओगे तो अधिकांश लोग कंजूस मिलेंगे। इसका मतलब वो कंजूस गुण उनका कौन सा गुण है? सामान्य। मैं कहता हूं मारवाड़ के लोग एक अच्छे मैनेजर होते हैं। मैंने कहा मैनेजर, उनमें प्रबंधन का गुण बहुत अच्छा होता है। अब आप अधिकांश लोगों में देखोगे 99% लोगों में तो वो प्रबंधन का गुण उनमें मिल जाएगा। इसका मतलब है वो प्रबंधन का गुण अपने समाज या संस्कृति के लिए कौन सा गुण बन गया है? सामान्यशील गुण बन गया। कौन सा बन गया है? सामान्य। समझ पा रहे हो ना? तो जो समाज या संस्कृति के अधिकांश लोगों में पाया जाता हो उसे हम लोग बोलते हैं सामान्यशील गुण। मुझे एक बात बताओ, इस सामान्यशील गुण के आधार पर मैं 2 लोगों की तुलना कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? भाई ये कितना कंजूस है और ये कितना कंजूस, ये इससे ज्यादा है या इससे कम है? ये व्यक्ति इससे ज्यादा मैनेजर है या फिर ये ज्यादा मैनेजर है? बताओ, तुलना हो रही है कि नहीं हो रही है? यदि सब में पाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके आधार पर 2 लोगों की क्या की जा सकती है? तुलना की जा सकती है। लेकिन ऐसे शील गुण जो समाज या संस्कृति के अधिकांश लोगों में नहीं पाया जाता है, ऐसा शील गुण जो समाज या संस्कृति के अधिकांश लोगों में नहीं पाया जाता है, वो व्यक्ति विशेष में ही पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है? व्यक्ति विशेष में पाया जाता है। उस समाज या संस्कृति में वैसा गुण बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति में वो गुण पाया जाता है। वो व्यक्ति विशेष का गुण। जैसे आपने देखा होगा, लगभग एक परिवार होता है ना, उसमें जो चाचा दादा ताऊ जो भी है उनका परिवार लंबा चौड़ा परिवार और 100-200 लोगों का, तो 100-200 लोग लगभग उनमें एक जैसे गुण पाए जाते हैं। यदि वो परिवार हिंसक है तो उन सारे परिवार के लोग क्या होंगे? लगभग वो हिंसक ही होंगे। यदि वो सारे परिवार के लोग माइंडेड है तो वो सारे माइंडेड ही होंगे। यदि सारे ईमानदार है तो लगभग ईमानदार ही मिलेंगे आपको 99%। और यदि वो लोग दयालु है तो सारे दयालु ही मिलेंगे। यदि वो लोग चुगलखोर है तो सारे लगभग क्या मिलेंगे? चुगलखोर। मतलब मेरा कहने का मतलब है उस समाज या संस्कृति में एक जैसे पाए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उनमें 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कुछ गुण ऐसे आ जाते हैं जो उनके किसी भी परिवार में नहीं है, उस पूरे 200-400 आदमियों में भी नहीं है। वो व्यक्ति गांव में जैसे मान लीजिए कोई काम करता है तो उसको गांव वाले कहते हैं यार तू ऐसे परिवार में कहां से पैदा हो गया यार, तू अलग से कैसे आया? इसका मतलब वो जो शील गुण है ना उसका, जिसकी वजह से उसको इज्जत मिली है, वो शील गुण उसका विशेष शील गुण है। वो बाकी समाज या संस्कृति में नहीं है। मुझे बताओ, इस प्रकार के शील गुण के आधार पर क्या आपस में लोगों की तुलना की जा सकती है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो उस व्यक्ति विशेष में ही पाया गया है, दूसरे वाले व्यक्ति में तो नहीं पाया गया। हाँ, उस खुद के व्यक्ति में खुद के शील गुणों की तुलना जरूर की जा सकती है कि मुझ में कौन सा है कैसा नहीं। आपस में लोगों की तुलना करनी है तो ये सामान्य शील गुण, और नहीं तो विशेष। अच्छा, इसने आलपोर्ट ने कहा कि ये सामान्य शील गुण होते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है विशेष शील गुण। कौन सा होता है? विशेष शील गुण। इसने कहा ये विशेष शील गुण होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको इसने व्यक्तिगत प्रवृत्ति का नाम दिया है। क्या कहा है? ये व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रवृत्ति होती है, मतलब पूरे समाज में
नहीं पाई जाती है, पूरे सभी लोगों में नहीं पाई जाती है। ये इंडिविजुअल होती है, ये व्यक्तिगत प्रवृत्ति होती है। और व्यक्तिगत प्रवृत्ति कहते हुए इसने इन शील गुणों को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। एक तो प्रधान, एक केंद्रीय और एक गौण। एक तो प्रधान, एक केंद्रीय और एक गौण। अच्छा, प्रधान को इसने नाम दिया कार्डिनल, इसको दिया सेंट्रल और इसको दिया सेकेंडरी। इसको कार्डिनल बोल सकते हैं, इसको सेंट्रल बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी। 3 प्रकार के गुण बताए। इसने कहा कि देखो है तो व्यक्ति विशेष में ही ना, पूरे समाज या संस्कृति में नहीं है ना, इन्हीं को 3 भागों में बांटा है। और इसने कहा कि प्रधान शील गुण होते हैं ना, वो एक व्यक्ति में या तो 1 होता है या अधिक से अधिक 2 होते हैं। लेकिन ये गुण इतना मजबूत होता है उसमें कि वो दुनिया में जो भी काम करेगा ना, वो उस कोई भी काम करेगा ना अपने जीवन का, वो उस गुण से प्रेरित होकर करेगा। वही गुण उसको, वही जो उसका शील गुण है ना, वो उसको दूसरा काम करने के लिए प्रेरित करेगा और उसमें उस गुण की झलक दिखेगी और इसके लिए वो बहुत चर्चित होगा। क्या होगा? बहुत चर्चित। कभी कभार आपने देखा होगा, अच्छा जैसे उदाहरण के लिए महात्मा गांधी में सत्य और अहिंसा का शील गुण। महात्मा गांधी में सत्य और अहिंसा के 2 शील गुण थे, एक नहीं थे? एक तो सत्य बोलना और एक अहिंसा। बताओ कितना गजब का शील गुण था। इसके लिए बहुचर्चित एक नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में जो भी काम किए ना, वो उन 2 शील गुणों से प्रेरित होकर किए हैं। किसी भी काम में उनके सत्यवादिता झलकती है। ऐसा नहीं कि एक तरफ सत्य बोलता है दूसरी तरफ झूठ बोलने लग जाता है, नहीं है। जैसे आपने देखा होगा हिटलर में तानाशाही का गुण, मदर टेरेसा में सेवा का गुण, मोदी जी में नेतृत्व का गुण। गुण होते हैं ना अलग अलग। अमित शाह में राजनीति का गुण। ये अलग अलग शील गुण है जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया में क्या होते हैं? बहुचर्चित। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी दुनिया में ही चर्चित हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब जो अपने गांव में जो रह रहे हैं, जो दुनिया में चर्चित नहीं, उनमें प्रधान शील गुण नहीं होता है? होता है। कुछ लोगों में ऐसा शील गुण होता है। आपको पता है गांव में जैसे कोई भी कार्यक्रम, मान लो गांव में कोई एक फाइनेंशियल कार्यक्रम है, कोई फंड इकट्ठा करना है, कोष इकट्ठा करना है, तो उसका किसी न किसी को अध्यक्ष बनाया जाना है भाई, उसे व्यक्ति के नेतृत्व में। तो मुझे एक बात बताइए, किसको अध्यक्ष बनाए? जब 10-20 लोग एक जगह होते हैं, वो किसको अध्यक्ष बनाए? तो वो लोग अपने आप ही किसी न किसी एक व्यक्ति का नाम सुझाते हैं गांव में, बोले यार उसको दे दो, क्योंकि उस पूरे गांव में वो व्यक्ति केवल उस शील गुण के लिए जाना जाता है कि यार वो व्यक्ति ईमानदार है, उसको दे दो। बात समझ पा रहे हैं ना? कभी कभार ऐसा हुआ होगा, जैसे कोई भी प्रकार का काम होता है ना, कोई भी प्रकार का, तो गांव में उसके लिए 1-2 व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो उस शील गुण के लिए जाना जाता है। बोले यार वो काम है कि तेरा, वो कर देगा। पूरे गांव वाले उसको उसी नाम से जानते हैं। यदि वो ईमानदार है तो ईमानदार के नाम से जानेंगे, बेईमान है तो, ये जरूरी नहीं शील गुण नेगेटिव नहीं होगा, मैं ये नहीं कहता हूं। कई बार आप गांव में किसी एक व्यक्ति का नाम लेते, नाम लेते ही किसी भी गांव वाले के सामने लेंगे, अच्छा वो बेवड़ा, अच्छा वो चोर, अच्छा वो फेंकू। मतलब हर व्यक्ति को उसके शील गुण का पता होता है। वो जो गुण होता है ना, वो उनके व्यवहार में इतना कठिन और इतना कठोर हो जाता है, इतना स्थायी हो जाता है कि वो उससे निकलता नहीं है। और हर जगह वो, जैसे किसी में बेईमानी का गुण आ गया ना, तो वो बेईमानी कर लेगा, चाहे उसको कोई से भी काम में लगा दो आप भले। जरूरी नहीं केवल रिश्वत ले रहा है, बेईमानी करेगा। जिसमें चोर का गुण आ गया ना, उसको कहीं भी लगाओ तो चोरी करेगा। शील गुण होना चाहिए। शील गुण मतलब उसमें स्थिरता होती है, उसमें संगति होती है। तो ऐसे आपने कुछ सुना होगा। यदि अपने को किसी, मान लो ऐसे एक विशेष गुण से नहीं जाना जा रहा है ना समाज में, तो इसका मतलब निश्चित सी बात है कि अपने में इस प्रकार का कोई शील गुण नहीं है, प्रधान शील गुण नहीं। यदि प्रधान शील गुण अपने में होता तो निश्चित रूप से हम उस गुण के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते। पूरी दुनिया नहीं, अपनी दुनिया तो वही है भाई, अपनी दुनिया तो वही है ना, तो अपनी वाली दुनिया में तो निश्चित रूप से उसके लिए जाने जाते। कई बार होता है ना, जैसे सामान्य सी बात आप याद करके देखो, कुछ व्यक्तियों में, जैसे मैं छोटी सी भी बात करूं तो शादी विवाह का प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में जो मिठाई विठाई बना के रखी जाती है, वो मिठाई विठाई आपको पता है तो किसी एक कमरे में अलग से रखी जाती है और उसको लॉक लगाया जाता है। याद है आपको? क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कि प्राचीन काल में संसाधन नहीं थे अपने पास, अपने बुजुर्गों के पास संसाधन नहीं थे। अपने बुजुर्ग मीठा तो कोई बाहर त्योहार ही देखा करते थे। मीठा मतलब चीनी, शुगर, चीनी समझते ना? अच्छा, चीनी तो देखा ही नहीं करते थे। गुड़ और चीनी तो मिलती नहीं थी। अरे अभी तक नहीं मिलती थी, अभी तक मतलब मुझे पता है, हम छोटे छोटे थे तब तक ये गुड़ नहीं मिलता था। घर वाले मुश्किल से थोड़ा सा गुड़ लाते थे, एक कट्टा लेकर आ गए ना, तो उसको भी टाइम से देते थे, लिमिट से। बोले ये ले, ये इतना ही मिलेगा आज, ये तुझे आज इतना ही मिलेगा। मतलब उसमें भी पाबंदियां हुआ करती थी। ज्वाइंट फैमिलीज में
अब उन पाबंदियों के दो कारण थे। पहला कारण सबसे बड़ा तो यह था कि संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था। दूसरा कारण उसका यह था कि वो हमसे थोड़े ज्यादा समझदार थे। उनको पता है कि इनको अनुशासन सिखाना जरूरी है, इनको टाइम टेबल सिखाना जरूरी है। बहुत सारी चीजों, देखो धैर्य वैसे ही सीखा जाता है, धैर्य ऐसे नहीं सीखा जाता सब कुछ लाके ना अपने बच्चे के सामने फेंक दिया। धैर्य नहीं होगा उस बच्चे में, वो बच्चा कुछ नहीं समझेगा, उस बच्चे का अहमियत नहीं होगा जीवन में कोई भी किसी भी वस्तु की। यदि अहमियत करवानी है तो आपने यदि उसके लिए आप चॉकलेट भी लेके आए हैं तो कम से कम उसको 2 घंटे तक 3 घंटे तक उसके सामने लटका कर रखिए, ताकि उस बच्चे में थोड़ा पेशेंस आए कि यार ये मेरे लिए है लेकिन अभी नहीं मिलनी है। वो बच्चा रोएगा चिल्लाएगा अभी दो अभी दो, नहीं इतनी बजे मिलेगी, इतना काम करने के बाद मिलेगी। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब आपने में वो शील गुण नहीं पाया गया होगा। कौन सा शील गुण? कार्डिनल। दूसरा शील गुण कौन सा होता है? केंद्रीय, सेंट्रल ट्रेड। अच्छा, सेंट्रल ट्रेड होता है वो व्यक्ति में 5 से 10 हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, लेकिन व्यक्ति में कितने हो सकते हैं? 5 से 10 हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं। ये वो गुण है जो जिससे व्यक्ति का व्यवहार जाना जाता है। ये वो गुण है जिससे व्यक्ति का व्यवहार जाना जाता है। इसका मतलब व्यक्ति के व्यवहार के मुख्य मुख्य 5 या 10 यदि शील गुण आप लोग निकाल लेंगे ना, तो निश्चित रूप से उस 5 या 10 गुणों के आधार पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पहचाना जा सकता है कि यह व्यक्तित्व कैसा है। यदि मैं आपके पूछूं, मैं कहूं कि आपके अपने अपने 10 शील गुण बताओ, भाई आपके लक्षण बताओ, आप जो हमेशा ही आप में वो लक्षण निश्चित है, स्थायी है, विद्यमान है। यदि ऐसे 5-10 शील गुण आप में से निकाल लेंगे ना तो पता लग जाएगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए इस केंद्रीय शील गुण को व्यक्तित्व का आईना बोलते हैं। आईना मतलब दर्पण, केंद्रीय शील गुण का मतलब है वो आपके व्यक्तित्व को बता देंगे। और तीसरे होते हैं गौण शील गुण। ये तो एक व्यक्ति में अनेक होते हैं और ये तो समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें प्रदर्शित होते रहते हैं, हमेशा प्रदर्शित नहीं होंगे। ये तो एक व्यक्ति में कैसे होते हैं? अनेक होते हैं और व्यक्ति में प्रदर्शित होते रहते हैं। लिखो, जाओ।